चैप्टर 1331 टू 1340। एक नज़र में मानव आयाम नंबर 1 गुप्त क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकर जा रहे थे और सभी प्रकार की चीज़ों को मानव आयाम नंबर 1 गुप्त दायरे में ले जाने में व्यस्त थे। तरह तरह की महंगी साज सज्जा, साथ ही तरह तरह की गाड़ियां वगैरह, मानो कोई बड़ी चाल चल रही हो। क्या यह भी पहले से तय है? ये ज़िवेन ने ओल्ड ये से पूछा। नहीं, हमने आपके लिए यहाँ अभ्यास करने के लिए आने की व्यवस्था की है, आनंद लेने के लिए नहीं। ओल्ड ये ने सिर हिलाकर कहा। वो है। ये ज़िवेन ने तुरंत एक संभावना के बारे में सोचा। यिन ताइपिंग। अभी वह अनुमान ही लगा रहा था कि प्रकाश की कुछ धाराएं एक पल में उड़ी और ज़िवेन और ओल्ड ये के सामने आ गईं। तीनों युवा मास्टर्स आधे चरण दिव्य क्षेत्र मध्य चरण के शिखर पर थे, लेकिन उनके कपड़ों को देखते हुए वे ये कबीले के स्वामी नहीं थे। आप लोग कौन हैं? टाइपिंग दायरे में घुसने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाफ स्टेप सेलेस्टियल रियल मिडिल स्टेज के शिखर पर अग्रणी मास्टर ठंडेपन से चिल्लाया। टाइपिंग दायरे। यिन ताइपिंग। ये ज़िवेन लगभग तुरंत ही समझ गई कि ये लोग कौन थे। वह यह सोचकर अचानक हंस पड़ा कि यह बहुत मज़ेदार है। यह मानव आयाम नंबर 1 गुप्त क्षेत्र उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया था, लेकिन इस यिन ताइपिंग ने वास्तव में इस मानव आयाम नंबर 1 गुप्त क्षेत्र पर खुले तौर पर कब्जा कर लिया था। क्या यह चेहरे पर एक थप्पड़ था? निश्चित रूप से। इस समय आसपास की कई आंखें झुकी हुई थीं। इन आंखों में कुछ चंचलता थी, मानो दोनों पक्षों के बीच संघर्ष देखना चाहती हो। यद्यपि वे बहुत दूर थे, इन शक्तिशाली स्वामियों के लिए उनकी आंखें मशाल की तरह थीं और उनके लिए 1000 मील दूर देखना कठिन नहीं था। टाइपिंग दायरे। यह स्थान टाइपिंग क्षेत्र कब बना? अगर मुझे ठीक से याद है तो यह मानव आयाम नंबर 1 गुप्त क्षेत्र होना चाहिए, ये ज़िवेन ने हल्के से कहा। बूढ़े ये ने अपने बगल में ये ज़िवेन को देखा और उसके चलने का कोई संकेत नहीं था। अज्ञानी, जल्द ही यह मानव आयाम नंबर 1 गुप्त क्षेत्र टाइपिंग क्षेत्र बन जाएगा। हमारे वरिष्ठ भाई यिन मानव आयाम नंबर 1 गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। अब कृपा शायद आ रही है और वह वापस अपने रास्ते पर है। यह आधा कदम दिव्य क्षेत्र मध्य चरण मास्टर ने थोड़ा अहंकार के साथ कहा। वो इतना मजबूत था कि एक ज़िवेन को नीचे से देख सकता था। हालांकि वह कुछ भी नहीं था जब वह अर्ध चरण दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण के चरम पर विशेषज्ञों से घिरा हुआ था, फिर भी उसे ये ज़िवेन का सामना करते समय एक मनोवैज्ञानिक लाभ था। ये ज़िवेन तुरंत समझ गए कि ये लोग शायद यिन ताइपिंग के अधीनस्थ थे। वह गुप्त क्षेत्र में था, फिर भी उसे इतना बड़ा प्रदर्शन करना था। इतने लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वह वास्तव में हवा लगा रहा था। ये ज़िवेन मंद मंद मुस्कुराए और कहा, दुर्भाग्य से मैं आपको बता दूं, आपके वरिष्ठ भाई यिन 100% असफल होने जा रहे हैं। क्या कहा आपने? दिव्य लोक के आधे चरण के मध्य चरण के 3 विशेषज्ञों ने गुस्से से ये ज़िवेन को देखा। उनके दिमाग में यिन ताइपिंग निस्संदेह एक अत्यंत प्रभावशाली छवि थी जिसे जरा सा भी नष्ट नहीं किया जा सकता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस गुप्त क्षेत्र का भावी स्वामी हूं। TSK, तुमने इसे इतने असाधारण ढंग से सजाया है, लेकिन अब यह मेरे लिए सिर्फ एक शादी की पोशाक है। ये ज़िवेन ने अपनी जीभ पर क्लिक किया और हंसा। उसके चेहरे पर कुछ व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। यह कैसे संभव है? तुम झूठ बोल रहे हो। 3 मध्य चरण आधा चरण आकाश मानव मंच विशेषज्ञों ने अविश्वास में कहा। झूठ? तुम्हारे जैसे कुछ गुलाम मुझे झूठ बोलने के योग्य नहीं हैं। अब चले जाओ या मुझे असभ्य होने का दोष मत दो, ये ज़िवेन ने तुरंत सीधे चेहरे से कहा। उन तीनों लोगों का रंग अचानक बदसूरत हो गया। उनके चेहरे के सामने गुलाम कहा जाना निस्संदेह चेहरे पर एक तमाचा था। हालांकि वे कुछ हद तक एक ज़िवेन की बातों पर विश्वास करने लगे थे। यदि यह सच न होता तो यह बालक इतने अहंकार से उनके सामने आने का साहस न करता। और दूरी में शून्य में 2 आकृतियां शून्य में खड़ी थीं, चुपचाप उनके सामने दृश्य देख रही थीं। 2 आंकड़ों के बीच एक नीले बागे में एक लंबे युवक ने कहा, यिन ताइपिंग खुद बाहर नहीं आए, लेकिन अपने 2 अधीनस्थों को बाहर आने दो। युवक का जेठ जैसा चेहरा था, लंबा और सुंदर था और उसका स्वभाव बहुत ही उत्कृष्ट था। और उसके बगल में लाल लबादे में एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसका चेहरा दृढ़ और हठीला शरीर था। यिन ताइपिंग ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनसे पहले कोई इसे पा लेगा। चूंकि ह्यूमन नंबर 1 गुप्त क्षेत्र खाली हो गया है, कितने लोग इसे देख रहे हैं? लाल बागे में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उपहास के साथ कहा। वास्तव में बहुत सारे लोग हैं जो ह्यूमन नंबर 1 गुप्त क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हैं, लेकिन उनमें से कितने लोगों ने ह्यूमन नंबर 1 गुप्त क्षेत्र के बदले आवेदन किया है? इनमें से कोई भी नहीं। कोई अन्य कारण नहीं है। बेहतर खेती के माहौल के संदर्भ में पहले कुछ गुप्त क्षेत्र वास्तव में लगभग समान हैं। कुंजी वह स्थिति है जो नंबर 1 गुप्त क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। सभी को दबाने की ताकत के बिना नंबर 1 गुप्त क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपमान नहीं मांगना होगा। यिन ताइपिंग बहुत चिंतित और भोली है। क्या वह वास्तव में सोचता है कि नंबर 1 गुप्त क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद वह हमारे क्षेत्र का राजा होगा? यह थोड़ा दिलचस्प है।
यह बच्चा ट्रांसेंडेंस दायरे के केवल 8वें स्तर पर है। ऐसा लगता है जैसे वह दुर्घटना से आया था। अगर यिन ताइपिंग को इस बारे में पता होता तो उनके एक्सप्रेशन काफी दिलचस्प होते। चाहे कुछ भी हो, नवागंतुकों के पास हमेशा 1 वर्ष की सुरक्षा अवधि होती है। इस वर्ष के भीतर यिन ताइपिंग वास्तव में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालांकि चूंकि इस बच्चे ने यिन ताइपिंग को उकसाया, मुझे डर है कि परेशानी होगी। नीले वस्त्र पहने युवक ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, यह बच्चा, इसे कम मत समझो। हमारे बीच शायद बहुत से लोग नहीं हैं जो इस बच्चे की पृष्ठभूमि को जानते हैं। मैं कुछ समय पहले बाहर गया था, लेकिन मैंने उनकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना। लाल बागे में अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। प्रतिष्ठा? नीले लबादे वाले युवक ने लाल लबादे में अधेड़ उम्र के आदमी को कुछ आश्चर्य से देखा। अपने गर्व और पहचान के साथ वे अपनी प्रतिष्ठा का उल्लेख करने के लिए लाल बागे वाले इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के लिए कितने प्रसिद्ध होंगे। नीले लबादे वाला युवक अचानक थोड़ा उत्सुक हो गया। मूल रूप से उसने केवल यही सोचा था कि ये ज़िवेन ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 8वें स्वर्ग में एक साधारण बच्चा था जो स्थिति को नहीं जानता था, इसलिए उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन लाल लबादे में अधेड़ उम्र के आदमी को इसका जिक्र सुनने के बाद ऐसा लगा कि एक शिवेन की प्रतिष्ठा थी, अन्यथा वह ऐसा नहीं होता। तो आंख से मिलने के अलावा भी बहुत कुछ है। बेशक, क्या आप तथाकथित ईश्वर के पुत्र येशुकोन को जानते हैं, जो कुछ समय पहले गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया था? लाल बागे में अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। बेशक मुझे याद है, वह बच्चा बेहद शक्तिशाली है। थोड़े समय में उसकी खेती में लगातार सुधार हुआ है। अब मेरा भाई पहले ही अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण में कदम रख चुका है। उनके जैसे लोगों को साधना में कोई अड़चन भी नहीं है। जब तक वह पर्याप्त जमा करता है, वह स्वाभाविक रूप से दिव्य क्षेत्र में कदम रख सकता है। वह वास्तव में शक्तिशाली है। नीले वस्त्र पहने युवक ने जब उसका उल्लेख किया तो वह येशुकोन की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। परमेश्वर के पुत्र येशुकोन के लिए यहाँ तक उसके जैसे अभिमानी व्यक्ति को भी स्वीकार करना पड़ा कि कुछ लोगों में वास्तव में असाधारण प्रतिभा थी, और इस असाधारण प्रतिभा के भरोसे ही बाकी सबको धूल चटा देने के लिए काफी था। लाल बागे में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, और येशुकोन ने इस साल के पुश्तैनी पूजा समारोह में केवल दूसरा स्थान हासिल किया है। मुझे मत बताओ कि तुम कह रहे हो कि वह चैंपियन है। इस बार नीले लबादे वाला युवक पूरी तरह से हैरान रह गया। यह एहसास बहुत दूर था। यह सही नहीं है। फिर भी वह ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर है। वह कुछ भी नहीं है। भले ही वह कुछ समय के लिए येशुकोन को दबा सकता है, यह केवल संयोग से है। अब येशुकोन की ताकत असाधारण है। वह पहले से ही असाधारण है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। उस समय उसने येशुकोन को एक ऐसी खेती से हराया था जो उससे 3 छोटे दायरे में थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह दृश्य कितना बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था? लाल लबादे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। नीली पोशाक वाला युवक दंग रह गया और उसे पता नहीं था कि क्या कहना है। वह हक्का बक्का वहीं खड़ा रहा। परमेश्वर का पुत्र लगभग अजेय था। केवल परमेश्वर का पुत्र ही परमेश्वर के पुत्र के साथ व्यवहार कर सकता था। यह कई वर्षों के लिए एक लोहे का कानून था। किसी ने न केवल परमेश्वर के पुत्र को पराजित किया, बल्कि उसने इसे 3 स्तर नीचे की साधना से किया। यह एक मिथक होना चाहिए। तो उसके कम साधना स्तर से मूर्ख मत बनो। अगर ये लोग उसे कम आंकते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से बड़ा नुकसान होगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने यिन परिवार के आधे चरण दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा। यह व्यक्ति मूर्ख है। क्या उसे लगता है कि यह बाहर है? यहाँ केवल मुट्ठी ही सबसे मजबूत होती है। क्या वह वास्तव में यह सोचता है कि यह स्थान सिर्फ इसलिए उसका है क्योंकि उसने भुगतान किया है? उद्धरण चिन्ह। वह वास्तव में मूर्ख है। ट्रांसेंडेंस दायरे के 8वें स्तर पर एक बच्चा हमारे सामने घमंड से काम लेने की हिम्मत करता है। वह मौत को दावत दे रहा है। तो क्या हुआ अगर यह तुम्हारा है? यह जगह पहले ही हमारे टाइपिंग क्षेत्र द्वारा ले ली गई है। यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो यहाँ से चले जाएं। अन्यथा आपको नुकसान होगा। मध्य चरण के आधे चरण दिव्य क्षेत्र के स्वामी ने तुरंत गर्जना की। उसका शरीर तोप के गोले की तरह उछला और तुरंत येशुकोन के सामने दौड़ पड़ा। उसकी मुट्ठी आसमान से टूट गई और सीधे येशुकोन पर जा गिरी। उसके चेहरे पर उपहास का भाव था, जैसे उसने येशुकोन को उड़ाते हुए देखा हो। दूसरे विशेषज्ञ जो यह सब देख रहे थे, उन्होंने भी पछतावे के साथ आह भरी। यह अफसोस की बात थी कि इस नवागंतुक को स्पष्ट रूप से यह समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या नियम है। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में येशुकोन ने आखिरकार एक कदम उठाया। उसने एक हाथ बढ़ाया और एक पल में मुट्ठी के ऊपर दिखाई दिया। फिर उसने उसे हल्के से थपथपाया। टकराना। हालांकि सोने और लोहे के टकराने जैसी तेज आवाज हुई। मध्य चरण के आधे चरण दिव्य क्षेत्र के मास्टर को तोप के गोले की तरह अचानक थप्पड़ मार दिया गया था। ऐसा लगता है कि उसका शरीर एक बड़ी ताकत का सामना कर रहा था और हवा में लगभग बिखर गया था।
अचानक उसके पूरे शरीर से खून बहने लगा। स्विश, हवा के माध्यम से टूटने की एक गगनभेदी और तीखी आवाज के साथ उसका शरीर सीधे नीचे मानव गुप्त दायरे नंबर 1 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे सीधे जमीन में एक बड़ा छेद हो गया। बूम! कुछ देर के लिए वहां धुआं और धूल का गुबार छा गया। यह सब बहुत अचानक हुआ, बस एक पल में। जिस क्षण यिन क्लान के विशेषज्ञ ने अर्धचरण या आकाशीय क्षेत्र के मध्य चरण में येज़िवेन के अंतिम पलटवार के लिए अपनी चाल चली, यह केवल एक दूसरा विभाजन था। चिंगारी को चकमक पत्थर से उड़ने में जितना समय लगता है, उतने समय में रूपांतरण पूरा हो चुका था। मध्य चरण के आधे चरण दिव्य दायरे के मास्टर, जो मूल रूप से आक्रामक थे, इस समय जमीन पर बड़े छेद में लेटे हुए थे। उसका शरीर लगातार ऐंठता रहता था और किसी को पता नहीं चलता था कि उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं या नहीं। और येज़िवेन, जिसे हर कोई मरने वाला था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया और सभी को ठंडी निगाहों से देखा। येज़िवेन एक भगवान की तरह अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ शून्य में खड़ा था, जिसने कई लोगों को मौके पर ही स्तब्ध कर दिया। यह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। येज़िवेन, जिसे बुरी तरह पीटा जाना था, वास्तव में सही सलामत थी। अचानक हर कोई थोड़ा अवाक रह गया। येज़िवेन कुछ ज्यादा ही उग्र थी। हाफ स्टेप सेलेस्टियल रियल मिडिल स्टेज के एक मास्टर ने हल्के से थपथपाया और जमकर जमीन पर मारा। कोई नहीं जानता था कि वह मर चुका है या जीवित है। आप इस बार सही कह रहे हैं। यह येज़िवेन वास्तव में असाधारण है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह परमेश्वर के पुत्र को हरा सकता है। नीले लबादे वाला युवक हल्का सा मुस्कुराया। चल दर। नीले लबादे वाला युवक मुड़ा और जाने ही वाला था। क्या तुम अब और नहीं देखना चाहते हो? लाल लबादे में अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। इसमें क्या कहना है जब तक यिन ताइपिंग वापस नहीं आते? ये अच्छे बुरे लोग निश्चित रूप से येज़िवेन के विरोधी नहीं हैं। लेकिन भले ही यिन ताइपिंग वापस आ जाए, यह बेकार है। नवागंतुकों के लिए सुरक्षा अवधि का पहला वर्ष एक लौह कानून है। कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता, या यह मौत की सजा होगी। यहाँ तक हमारे ये परिवार के लोग भी मौत से नहीं बच सकते। यह कहने की जरूरत नहीं है कि वह यिन परिवार से है। समय आने पर यह निश्चित रूप से अस्त व्यस्त रह जाएगा। देखने के लिए क्या है? नीले वस्त्र वाले युवक ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यदि आपके पास यह समय है तो आप बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में भी जा सकते हैं। 50 वर्ष हो गए हैं और आपने अभी तक दिव्य लोक में कदम नहीं रखा है। दबाव इतना बड़ा है। आज के युवा ताकतवर और मजबूत होते जा रहे हैं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम उनकी पीठ भी नहीं देख पाएंगे। लाल लबादे वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने होठों को सहलाया और कहा, तो तुम जाओ, मैं रहना और देखना चाहता हूँ। टस्क टस्क, यिन ताइपिंग का उत्तेजित रूप देखना अच्छा होगा। तुम बहुत उबाऊ हो, नीले लबादे वाले युवक ने अवाक होकर कहा, फिर तुरंत मुड़ा और चला गया। येज़िवेन ने तिरस्कारपूर्वक यिन परिवार के 2 उस्तादों को देखा जो उसके सामने पहले से ही स्तब्ध थे और कहा, क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ कहना है? जैसा कि उसने कहा, वह और एल्ड ये सीधे ह्यूमन सीक्रेट रियलम नंबर 1 में गए। जब हमारे वरिष्ठ भाई ताइपिंग वापस आएंगे तो वे आपको जाने नहीं देंगे। हाफ स्टेप सेलेस्टियल रियल मिडिल स्टेज के मास्टर इस समय येज़िवेन के अहंकारी और दबंग दिखने से नाराज लग रहे थे। उसने येज़िवेन की ओर इशारा किया और गुस्से में कहा, चले जाओ। येज़िवेन ने व्यंग्य किया और कहा, इतने बेशर्म मत बनो, तुम सब खो जाओ, यह मेरी जगह है। अगर तुम खो नहीं जाते हो तो मुझे तुम्हारे प्रति असभ्य होने का दोष मत दो। ये 2 लोग और यहाँ तक यिन कबीले के सभी विशेषज्ञ भी येज़िवेन से नाराज थे। यिन ताइपिंग भी मानव गुप्त दायरे में एक बहुत ही अत्याचारी व्यक्ति थे, इसलिए वे आमतौर पर घमंडी और निरंकुश थे। कई लोग उनकी नज़र में बिल्कुल नहीं थे। उनके साथ ऐसा व्यवहार दुर्लभ था। कहने की बात नहीं है, इस तरह की जबरदस्त अवहेलना और अपमान। येज़िवेन ने उन्हें अनदेखा किया और सीधे नंबर 1 गुप्त दायरे में चले गए। भयंकर देवता, येज़िवेन को नंबर 1 गुप्त दायरे में प्रवेश करते देख, ये विशेषज्ञ जो अभी भी नंबर 1 गुप्त दायरे में थे, तुरंत पक्षियों और जानवरों की तरह तितर-बितर हो गए। चाहे वे येज़िवेन से कितने ही नाखुश थे, येज़िवेन की ताकत अभी भी थी। वे चाहते हुए भी उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। उनके पास केवल आधा कदम दिव्य क्षेत्र मध्य चरण के विशेषज्ञ को दूर करने का समय था, जिसे येज़िवेन ने लगभग टुकड़े टुकड़े कर दिया था। यहाँ तक कि अर्धचरण दिव्य क्षेत्र मध्य चरण के विशेषज्ञ को भी जमीन पर पटक दिया गया था और ऐसा लगता था कि उसके शरीर की सभी हड्डियां टुकड़े टुकड़े कर दी गई थीं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इनमें से कई लोग अभी अभी आधे चरण वाले दिव्य क्षेत्र में पहुंचे थे और कुछ केवल कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र में थे। वे सभी यिन ताइपिंग के मातहत थे। नंबर 1 गुप्त दायरे में प्रवेश करने के बाद येज़िवेन वास्तव में आध्यात्मिक क्यूई की समृद्धि को महसूस कर सकती थी, जो बाहरी दुनिया की कल्पना से बहुत परे थी। एक व्यक्ति को सहारा देने के लिए पूरे ग्रह की आध्यात्मिक क्यूई के साथ आध्यात्मिक क्यूई स्वाभाविक रूप से अत्यधिक प्रचुर मात्रा में थी। कोर क्षेत्र के जितना करीब होगा, आध्यात्मिक क्यूई उतना ही सघन होगा।
1 किलोमीटर के मुख्य क्षेत्र में भी आध्यात्मिक क्यूई पूरी तरह से द्रवीभूत हो गया था। यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर क्रिस्टल बनना शुरू हो गया था, जो स्वाभाविक रूप से स्पिरिट क्रिस्टल बन गए थे। और पूरे नंबर 1 गुप्त क्षेत्र में एक संरचना थी जो लगातार आध्यात्मिक क्यूई को संरचना के केंद्र तक पहुंचाती थी। और सबसे केंद्रीय स्थिति में वहां महलों का एक समूह खड़ा था, जो सभी प्रकार की असाधारण और शानदार सजावट से सजा हुआ था, और नौकरों के लिए आरक्षित कई कमरे थे। इस समय वे पूरी तरह से खाली थे और येक्षिवेन ने उनका फायदा उठाया। ये चीजें यहाँ नहीं होनी चाहिए, सब के सब गायब हो जाओ। ओल्डये ने महलों के समूह को देखा और बस अपना सिर थोड़ा हिलाया। फिर उसका बड़ा हाथ अचानक पकड़ लिया और महलों का पूरा समूह उखड़ गया जैसे कि धरती हिल रही हो। बूम! ऐसा लगता था कि महलों का पूरा समूह किसी विशाल बल द्वारा खींचा गया था और शून्य में तैर रहा था। फिर ओल्डये ने एक और ठंडी खर्राटे निकाली और महलों का समूह पूरी तरह से हवा में पाउडर में बदल गया। आसपास के अनगिनत लोग स्तब्ध थे। बहुत से लोग सोचते थे कि ओल्डये येज़िवेन का एक पुराना नौकर था। यह बहुत ही सामान्य था। आखिरकार कई लोग इस जगह को अपनी मांद मानते थे, इसलिए कई अभिजात्य लोग यहाँ अपना धन छोड़ देंगे। इसलिए उनके लिए कई अधीनस्थों और नौकरों को लाना सामान्य बात थी। हालांकि ओल्डये का स्वभाव नौकर जैसा नहीं लगता था, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वास्तव में उन्हें आश्चर्य इस बात से हुआ कि इस वृद्ध सेवक के पास वास्तव में इतने अद्भुत साधन थे। आपको पता होना चाहिए कि महलों का यह समूह केवल भव्य दिखता था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। इन महलों को जादुई हथियारों में परिष्कृत किया गया था और इन्हें किसी भी समय हटाया जा सकता था। वास्तव में केवल यिन ताइपिंग ही नहीं, बल्कि वे भी ऐसे ही थे, अपने आवासों को जादुई हथियारों में परिष्कृत कर रहे थे ताकि वे किसी भी समय ले जा सकें और किसी भी समय बच सकें। लेकिन यह एक ठंडी खर्राटे के साथ इतनी आसानी से पाउडर में बदल गया। ओल्डये के कौशल की गहराई दुनिया को चौंका देने के लिए काफी थी। यह बूढ़ा आदमी अद्भुत है, येक्षिवेन के साथ उसका क्या रिश्ता है? उस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर लाल वस्त्र अधेड़ उम्र का आदमी अपनी ठुड्डी को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी जिज्ञासा बढ़ी। वृद्ध व्यक्ति के शरीर के चारों ओर मृत्यु का घना आभामंडल घूम रहा था। दूसरे शब्दों में तथाकथित स्काई ह्यूमन डे के 5 आ चुका था। हर कोई इसे देख सकता था। हालांकि स्काई ह्यूमन डे के 5 अवस्था में इस तरह की शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए जब वह अपने चरम पर था तो उसे कितना मजबूत होना चाहिए। वह पहले ही स्काई ह्यूमन स्टेज में कदम रख चुका होगा। इस तरह के एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ उसकी देखभाल कर रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि कानून प्रवर्तन हॉल ने उसे मानव नंबर 1 गुप्त क्षेत्र पर कब्जा करने की हिम्मत दी। इस समय येज़िवेन ने शून्य को पकड़ा, एक टोकन लिया और फिर उस स्थान पर गया जहां महलों को उखाड़ा गया था। वहां एक पत्थर का चबूतरा था और येज़िवेन ने पत्थर के चबूतरे पर टोकन रखा। अचानक संपूर्ण मानव नंबर 1 गुप्त क्षेत्र गड़गड़ाहट और संचालन करने लगा और सरनियां जो मूल रूप से गहरी नींद में थीं, एक एक करके जागने लगीं। हर कोई जानता था कि येज़िवेन ने मानव नंबर 1 गुप्त दायरे को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह वास्तव में गुप्त दायरे पर कब्जा करके ही उस पर कब्जा कर सकता था। गुप्त दायरे को वास्तव में नियंत्रित करने के लिए टोकन की अभी भी आवश्यकता थी। केवल संपूर्ण गुप्त क्षेत्र के टोकन के साथ ही कोई व्यक्ति वास्तव में संपूर्ण गुप्त क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए यिन ताइपिंग को लें। हालांकि वह पहले ही अपनी चीजें अंदर ले जा चुका था, फिर भी उसे मानव नंबर 1 गुप्त दायरे में प्रवेश करने के लिए उच्च अधिकारी के पास आवेदन करने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि केवल उच्च अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने और नियंत्रण टोकन प्राप्त करने से ही कोई वास्तव में मानव नंबर 1 गुप्त दायरे को नियंत्रित कर सकता है। टोकन के बिना कोई केवल एक अवैध उपयोगकर्ता होगा और किसी भी समय बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि अगर किसी के पास टोकन होता तो यह पूरी तरह से अलग कहानी होती। इसका मतलब था कि इस पॉकेट आयाम पर किसी का पूरा नियंत्रण था और वह स्वयं को बचाने के लिए विभिन्न जादुई सरनियों का उपयोग भी कर सकता था। यदि कोई शक्तिशाली शत्रु हमला करता है तो व्यक्ति स्वयं को बचाने के लिए जादुई व्यूहों की शक्ति भी उधार ले सकता है। यिन परिवार के विशेषज्ञ शून्य में तैरने लगे और खालीपन से येज़िवेन को घूरते रहे, जिसने मानव नंबर 1 गुप्त दायरे पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था। वे कुछ अवाक थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इस छोटे से चोर को मानव नंबर 1 गुप्त दायरे को चुराते हुए देखने जा रहे हैं? इस समय यिन परिवार के एक विशेषज्ञ ने आधे चरण दिव्य क्षेत्र के शेष 2 विशेषज्ञों से पूछा, जाओ चलो, जब वरिष्ठ भाई ताइपिंग वापस आएंगे तो हम उनसे हिसाब बराबर कर लेंगे। अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के 2 विशेषज्ञों के हाव भाव बीच बीच में बदलते रहे। अंत में वे केवल अपने दांतों को भींच कर कह सकते थे, शक्तिशाली येज़िवेन का चेहरा, वे ही ऐसा कर सकते थे। ताकत के मामले में वे येक्षिवेन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। योग्यता के मामले में वे बिल्कुल भी योग्य नहीं थे।
वे यहाँ अभ्यास करने के लिए केवल यिन ताइपिंग का अनुसरण करते थे और उनके अधीनस्थ थे। उनकी पहचान और गुप्त दायरे के मालिक येज़िवेन के बीच एक बड़ा अंतर था। भले ही वे ऊंचे ऊंचे लोगों के लिए उपद्रव करें, कोई भी उनकी रक्षा नहीं करेगा। इस समय वे यिन ताइपिंग के वापस आने और समस्या को हल करने के लिए केवल चुपचाप प्रतीक्षा कर सकते थे। यह मामला निपटने की उनकी क्षमता के दायरे से बाहर था। यह देखकर कि यिन परिवार के लोग चले गए थे, सभी ने अपनी निगाहें हटा लीं। इस समय मानव नंबर 1 गुप्त क्षेत्र में सभी सरणियां सक्रिय हो गई थीं, जो सीधे सभी की दिव्य इंद्रियों और दृष्टि को अवरुद्ध कर रही थीं। चूंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए अब और रुकने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन सभी जानते थे कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि यिन ताइपिंग निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपमान को निगल जाए। अपने सामान्य अहंकारी और दबंग अंदाज के साथ वह इस अपमान को कभी भी आज्ञाकारी रूप से नहीं पचाएगा। लेकिन येज़िवेन को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह अपमान को निगल जाएगा। यिन परिवार के उन लोगों का सामना करते हुए जिन्होंने उसके गुप्त दायरे पर कब्जा कर लिया था, उसने उन्हें पीटा और उन्हें प्रसन्न किया। उन्हें यिन ताइपिंग के चेहरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जैसा कि कहा जाता है, कुत्ते को पीटते समय उसके मालिक को देखना चाहिए। येज़िवेन के व्यवहार ने निस्संदेह यिन ताइपिंग के साथ सौहार्द का सारा दिखावा छोड़ दिया था। चूंकि उसने यिन ताइपिंग के साथ सौहार्द का सारा ढोंग छोड़ दिया था, इसलिए निश्चित रूप से दोनों पक्षों के बीच संघर्ष होता रहेगा। मजबूत व्यक्तित्व वाले ये दो लोग आसानी से हार नहीं मानेंगे। असली शो अभी बाकी था। सभी ने अपनी आंखें हटा लीं, लेकिन उनकी दिव्य इंद्रियां अभी भी वहीं थीं। एक बार जब कोई हलचल होती है तो बड़ी संख्या में विशेषज्ञ यहां आकर देखने के लिए आकर्षित होते हैं। सरणियों को सक्रिय करने के बाद येज़िवेन ने टोकन वापस ले लिया। तभी उसने मानव नंबर 1 गुप्त दायरे का नियंत्रण पूरा किया। उस समय जब तक उसके हाथ में टोकन था, वह पूरे मानव गुप्त दायरे में सभी प्रकार की संरचनाओं को नियंत्रित कर सकता था। यह कुछ हद तक मार्शल उपकरणों के समान था जिन्हें बाहर परिष्कृत किया गया था। लेकिन अपेक्षाकृत कहा जाए तो इस प्रकार का गठन पहले ही पूरा हो चुका था और उसे स्वयं इसे परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह इसे परिष्कृत करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि इसे देर से आने वालों के लिए छोड़ दिया गया था। ये लोग केवल उपयोगकर्ताओं में से एक थे और उन्हें समग्र संरचना को नष्ट करने की अनुमति नहीं थी। आपने इस तरह सौहार्द का सारा ढोंग छोड़ दिया है। जब यिन ताइपिंग वापस आता है तो क्या आप उससे निपट सकते हैं? ओल्ड ये ने फी की मुस्कान के साथ कहा। भले ही वह वापस आ जाए, वह गठन को नहीं तोड़ सकता। इसके अलावा क्या अभी भी 1 साल की नवागंतुक सुरक्षा अवधि नहीं है? 1 साल बाद कौन जाने कौन होगा विजेता, येज़िवेन ने आत्मविश्वास से कहा। बेशक इन संरचनाओं के संरक्षण के साथ भले ही कोई उन्हें चुनौती देने आए, वे गठन में छिपना चुन सकते थे। इस मामले में वे बाहर निकाले जाने की नियति से भी बच सकते थे। हालांकि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे। कारण बहुत साधारण था। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले को साहसी और मेहनती होना चाहिए। एक बार जब भय आ गया तो वह एक आंतरिक दानव भी बन सकता था। यदि यह अच्छा नहीं होता तो यह एक क्यूई विचलन भी बन सकता था, और यह बहुत संभव था कि वे इस जीवन में कोई प्रगति नहीं कर पाते। यदि वे अपने हृदय के भीतर के राक्षस को दूर नहीं कर पाते तो व्यक्ति की उपलब्धियां सीमित हो जाती। इसलिए कोई भी इतना बेशर्म नहीं होगा कि वे लड़ाई से बचने के बजाय हार मान लें। ठीक इसी वजह से संकट की इस भावना ने सभी को अपनी पूरी ताकत से खेती करने के लिए मजबूर किया। अन्यथा वे दूसरों से हार सकते हैं। उस समय वे अपने पद पर बने रहने में सक्षम नहीं होंगे और यह अत्यंत शर्मनाक होगा। खासकर जब येज़िवेन ने मानव नंबर 1 गुप्त दायरे पर कब्जा कर लिया तो वह अनगिनत लोगों के ध्यान का केंद्र बन गया। बहुत से लोग इस ह्यूमन नंबर 1 सीक्रेट रियल्म को भूल रहे थे, क्योंकि ह्यूमन नंबर 1 गुप्त क्षेत्र का अर्थ अक्सर उस अस्तित्व से होता है जो मानव नंबर 1 गुप्त क्षेत्र पर हावी होता है। यह दिव्य क्षेत्र के अंतर्गत राजा था। यह कोई ऐसी उपाधि नहीं थी जिसे धारण करने की इतनी योग्यता किसी में भी हो। यदि यह केवल एक साधारण गुप्त क्षेत्र होता तो प्रतियोगी भी सामान्य लोग होते। हालांकि यह नियति में था कि जो लोग इसकी लालसा करने का साहस करते हैं वे दिव्य क्षेत्र के तहत सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनमें से कोई भी अत्यंत अत्याचारी हो सकता है। अब अगर यिन ताइपिंग भी आए तो उन्हें ज्यादा चिंता नहीं थी। अभी भी 1 वर्ष की नवागंतुक सुरक्षा अवधि थी। इस सुरक्षा अवधि के दौरान कोई भी मानव नंबर 1 गुप्त दायरे पर हमला नहीं कर सकता था। इस रहस्यवादी क्षेत्र का नाम बदलकर 1000 पंख रहस्यवादी क्षेत्र कर दिया जाएगा। येज़िवेन ने सीधे युआन स्कूल में कियान यू गुड के नाम का अनुसरण करते हुए एक सुरीली और जोरदार आवाज में कहा। ठीक है, जब आप इतने दृढ़ हैं तो चलिए शुरू करते हैं। मैं भविष्य में आपके लिए व्यापक प्रशिक्षण लूंगा। मैंने हॉल मास्टर से आपकी स्थिति के बारे में भी सीखा है। आप बहुत सारे हिस्से खो रहे हैं और कई जगह भी हैं जिसे पूरा करने की जरूरत है। आपको शुरुआत से शुरुआत करनी होगी, ओल्ड ये ने कहा।
आज से आप सुबह सभी प्रकार के व्यवस्थित ज्ञान सीखेंगे। दोपहर में मैं आपको युद्ध कला की साधना में मार्गदर्शन करूंगा। शाम को आप अभ्यास करेंगे। साथ ही मैं औषधीय स्नान करने के लिए विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करूंगा। आप इस औषधीय स्नान में हर दिन 12 घंटे से अधिक समय तक सोखेंगे। मैं देख सकता हूं कि आपको एक असाधारण शरीर साधना तकनीक का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन साथ ही जब आप इस शरीर साधना तकनीक का अभ्यास करते हैं तो यह आपके शरीर की नींव को भी चोट पहुंचाती है। अब इसके उपचार के लिए आपको प्रतिदिन औषधीय स्नान का उपयोग करना होगा। जब आप नींव के निर्माण के चरण को पार कर लेंगे तो आप खोए हुए जीवनकाल की भरपाई करना शुरू कर देंगे। मुझे नहीं पता कि आपने कितनी लड़ाइयों का अनुभव किया है, लेकिन जीवन को जलाने वाली मार्शल आर्ट का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। यदि आप ये परिवार के शिष्य नहीं हैं और कानून प्रवर्तन हॉल द्वारा खेती किए गए स्वर्ग के गौरव नहीं हैं, तो आपकी स्थिति के साथ मुझे डर है कि कुछ वर्षों में आप वृद्धावस्था में मर जाएंगे और दिव्य क्षय जल्दी आ जाएगा। क्या तुम समझे? ओल्ड ये ने कहा। समझ गया, मैं ओल्ड ये की बातें मानूंगा, ये शिवेन ने अपने हाथ जोड़कर कहा। यह कहने के बाद ओल्ड ये ने सीधे अपना हाथ हिलाया और शून्य में एक विशाल पुस्तक तिजोरी दिखाई दी। एक जोरदार धमाके के साथ वो एक शिवेन के सामने ज्यादा दूर नहीं गिरी। पूरी किताब की तिजोरी का दरवाजा खुल गया और किताबों की खुशबू हवा में तैरने लगी। पुस्तकों की सुगंध से मिश्रित जोर से पढ़ने की फुहारें फूट पड़ीं। ये जिवेन ने किताबों की तिजोरी को देखा और पाया कि जोर से पढ़ने के ये झटके वास्तव में खुद किताबों से आ रहे थे। इन पुस्तकों में वास्तव में एक आध्यात्मिक प्रकृति थी और फिर स्वचालित रूप से उन पुस्तकों की सामग्री को पढ़ती थी और एक पुस्तक दानव में परिवर्तित हो सकती थी। ये शिवेन पहले भी इस तरह के पुस्तकालय में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए उन्हें इस तरह की चीजों के बारे में कुछ बातें पता थीं। पुस्तक राक्षसों को भस्म करने का सबसे आसान तरीका था। इन पुस्तक राक्षसों को पुस्तक के सार से संघनित किया गया था, इसलिए उन्हें सीधे भक्षण करना पुस्तक के सार को तुरंत समझने के बराबर था। इस पद्धति पर भरोसा करते हुए वह बहुत कम समय में बहुत सारे सिद्धांतों को समझने में सक्षम हो गया और सादृश्यों को चित्रित करके वह बहुत सी चीजों को समझने में सक्षम हो गया। लेकिन जाहिर है वह यहाँ ऐसा नहीं कर सका। यदि आप दिव्य अस्तित्व के क्षेत्र का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। यदि आप भविष्य में बिना किसी ज्ञान बाधा के दिव्य अस्तित्व क्षेत्र का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको इस पुस्तक तिजोरी की सामग्री में महारत हासिल करनी चाहिए और इसके अलावा उन्हें मास्टर करना चाहिए ताकि मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन हो सके और आप समझ सकें सादृश्य। क्या आप समझते हैं? ओल्ड ये ने कहा। समझा। हालांकि जब उसने इतनी सारी किताबें देखीं तो वह ठंडी हवा की सांस लेने का एहसास किए बिना नहीं रह सका। इतनी सारी किताबों के साथ उसे उन्हें पढ़ने में कितना समय लगेगा? लेकिन इसके बारे में सोचते हुए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि अन्य लोगों ने पिछले सैकड़ों वर्षों में पहले से ही विभिन्न माध्यमों से इस ज्ञान को सीखा होगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं लगेगा कि सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वह इसमें भागना चाहते थे थोड़े समय में और बस इसके बारे में सोच रहा हूं उसे सिर दर्द दिया। अब से तुम्हें प्रतिदिन 10 पुस्तकें पढ़नी चाहिए और मैं तुम्हें विशेष रूप से शास्त्रों की व्याख्या करूंगा। ओल्ड ये ने कहा। ये जिवेन ने अपने दांत भींचे और सिर हिलाया। उसकी नींव में भारी कमी थी और इस समय वह केवल इस तरह मजबूत करने के लिए दौड़ सकता था। तो जिवेन की अपनी वर्तमान खेती के साथ एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी। हालांकि सिर्फ याद करने का मतलब यह नहीं था कि वह इसे समझ पाएगा। उसे नहीं पता था कि इसे रटने में कितना समय लगेगा। हालांकि यह पुराने ये के पक्ष में स्पष्टीकरण के साथ अलग था। उनकी व्याख्या निश्चित रूप से ये जिवेन की खेती और क्षेत्र को देखते हुए बहुत सारी मेहनत बचा लेगी। स्वाभाविक रूप से ये जिवेन की इस पर कोई राय नहीं थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब ओल्ड ये युवा था तो वह स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति था और उसने बिना किसी लापरवाही के हड़बड़ी में काम किया। उसने सीधे किताब की तिजोरी से एक किताब निकाली और कहा, ठीक है। ये जिवेन ने सिर हिलाया, बैठ गए और ओल्ड ये की व्याख्या सुनी। पहले महाद्वीप विश्वकोश के बारे में बात करते हैं। ओल्ड ये उस किताब से बात करने लगे। यह कॉन्टिनेंट एनसाइक्लोपीडिया ये परिवार द्वारा संकलित एक ऐतिहासिक और भौगोलिक पुस्तक थी और यह उस संस्करण से पूरी तरह अलग थी जो बाहर परिचालित किया गया था। बाहर परिचालित किए गए कई संस्करण मिथकों और किंवदंतियों से अनुकूलित किए गए थे। क्योंकि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप का एक लंबा इतिहास था, इतिहास की धूल में कई तथ्य पहले से ही डूबे हुए थे और इतने लंबे समय तक कोई भी जीवित नहीं रह सकता था। इसलिए दूर के अतीत में घटित होने वाली चीजों के लिए वे केवल मिथकों और किंवदंतियों पर आधारित हो सकते हैं। हालांकि ये परिवार द्वारा संकलित कॉन्टिनेंट एनसाइक्लोपीडिया अलग था। इसमें कई जानकारियां ज्यादा सटीक थीं। यहां तक अगर अटकलें थीं तो वे एक अधिक निश्चित स्वर में थे और शायद ही कभी मिथकों और किंवदंतियों का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि ये परिवार प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में अनगिनत वर्षों से स्थापित था,
बहुत से लोगों के लिए सुदूर अतीत में घटी बातें मिथकों और किंवदंतियों से अलग नहीं थीं। हालांकि ये परिवार ने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया था और वे अंदर की कहानियों और इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते थे। इसलिए इस पुस्तक की विश्वसनीयता बहुत अधिक थी और यह उस संस्करण से पूरी तरह से अलग थी जिसे बाहर प्रसारित किया गया था, जिसे केवल अलौकिक किंवदंतियों के रूप में देखा जा सकता था। ओल्ड ये ने दूर के अराजक युग से लेकर बर्बर युग तक, पौराणिक युग तक, आधुनिक युग तक येज़ेवेन को समझाया। यह अज्ञात था कि कितने दसियों हजार वर्षों का इतिहास शामिल था और उनमें से कई व्यक्तिगत रूप से ये परिवार के वंशजों द्वारा अनुभव किए गए थे। यदि यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो वे शायद कुछ वर्षों के बाद भी व्याख्या पूरी नहीं कर पाते। हालांकि ओल्ड ये और येज़ेवेन सामान्य लोग नहीं थे। वे दोनों मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे जिन्होंने सफलता हासिल की थी। तो समझाते रहेंगे तो भी थकेंगे नहीं, क्योंकि इस महाद्वीप का विश्वकोश की सामग्री बहुत अधिक थी, इसे कम समय में समाप्त करना असंभव था। इसलिए ओल्गे ने लगभग एक घंटे के लिए समझाया और फिर रुक गया। उसने बर्बर युग की कई किंवदंतियों को पूरा भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसने येज़ेवेन को पहले ही महसूस करा दिया था जैसे कि वह अचानक प्रबुद्ध हो गया हो। यह एक आध्यात्मिक उत्थान था। जितना अधिक वह जानता था उतना ही वह आश्वस्त होता गया। ओल्गे ने कॉन्टिनेंटल इंसाइक्लोपीडिया के एक हिस्से की व्याख्या करने के बाद येज़ेवेन को रिकॉर्ड किए गए कुछ स्वर्गीय खजानों के बारे में बताया। ओल्गे ने तब कुछ स्वर्गीय खजानों के बारे में बताया जो प्राचीन ये परिवार के रिकॉर्ड में दर्ज किए गए थे। येज़ेवेन को ऐसा लगा जैसे उसने ये परिवार की प्राचीन और गहन विरासत के कारण अतीत में कई स्वर्गीय खजाने देखे हों। येज़ेवेन को लगा जैसे उसके क्षितिज का विस्तार हो गया है। इस दुनिया में बहुत सारे स्वर्गीय खजाने थे। येज़ेवेन ने उनमें से कई के बारे में कभी नहीं सुना या देखा नहीं था। यह उससे बिल्कुल अलग था जब येमो ने उसे समझाया था। येमो को ये कबीले के रिकॉर्ड से अधिक पता हो सकता है। वास्तव में वह असंख्य संसारों की कई विशिष्टताओं को भी जानता था। आखिरकार उसने एक बार कई दुनियाओं को जीतने के लिए शैतान राजा का अनुसरण किया था। हालांकि उसके लिए येज़ेवेन को इतने व्यवस्थित तरीके से समझाना असंभव था। वह केवल वही समझा सकता था जो उसने सामना किया था। इसलिए येज़ेवेन की दृष्टि हमेशा व्यापक होने की तुलना में अधिक गहरी रही है। इन स्वर्गीय खजानों के अलावा ओल्गे येज़ेवेन को विभिन्न प्रमुख जातियों के उपाख्यानों के साथ साथ खेती से संबंधित विभिन्न अन्य चीज़ों के बारे में भी समझाएगा। वह भविष्य में लंबे समय तक येज़ेवेन को सब कुछ समझाएगा ताकि वह इन सभी चीज़ों में महारत हासिल कर सके। हालांकि इसके लिए भी समय की आवश्यकता थी। जल्द ही सुबह बीत चुकी थी। हालांकि इस शून्य में दिन और रात के बीच कोई भेद नहीं था, फिर भी उन जैसे विशेषज्ञों के लिए समय का भेद करना बहुत आसान था। सुबह बीत जाने के बाद दोपहर में येज़ेवेन की चालों के संकेत देने का समय था। आप उन सभी मार्शल आर्ट को प्रदर्शित कर सकते हैं जिनका आप अभी अभ्यास कर रहे हैं। हालांकि मैंने इसका अभ्यास नहीं किया है, लेकिन मार्शल आर्ट हमेशा एक विधि में महारत हासिल करने के बारे में रहा है और एक सिद्धांत में महारत हासिल करने से 100 सिद्धांतों में महारत हासिल होती है। ओल्गे ने कहा। येज़ेवेन ने सिर हिलाया। डेविल्स विंग्स और युआन क्यूई बॉल को छोड़कर, जिसे जनता को नहीं दिखाया जा सकता था, अन्य को भी जनता को दिखाया जा सकता था। दफन तलवार रहस्य, ज्वलंत ब्लेड, बिखरे हुए सितारे मुट्ठी, 8 खजाने ब्रह्मांड देग, सेवरिंग स्काईफिंगर, अल्पविराम। येज़ेवेन ने एक एक करके अपनी सभी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। एल्डये ने एक भी शब्द बोले बिना उसकी ओर देखा जब तक कि येज़ेवेन ने अपनी सभी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन पूरा नहीं कर लिया। फिर उसने सार्थक रूप से येज़ेवेन की ओर देखा और कहा, येज़ेवेन, तुमने बहुत सारी मार्शल आर्ट सीखी हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक का अभ्यास तुमने बहुत गहरे स्तर पर किया है। यह तुम्हारी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए बिल्कुल चमत्कार है। मुझे लगता है कि आपके पास कुछ और रहस्य होने चाहिए। आमतौर पर एक मार्शल आर्टिस्ट द्वारा सीखी जाने वाली मार्शल आर्ट आमतौर पर एक ही मूल की होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि मार्शल आर्टिस्ट ने शुरुआत में एक ब्लेड तकनीक सीखी, तो भविष्य में वह जो मार्शल आर्ट सीखेगा वह भी एक ब्लेड तकनीक होगी। इस तरह अभ्यास करना आसान होगा और चरम सीमा तक अभ्यास करना भी आसान होगा। यह ठीक इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति का जीवनकाल सीमित था। दूसरे शब्दों में, किसी के पास बर्बाद करने के लिए असीमित समय नहीं था। सीमित समय में उच्चतम स्तर तक खेती को कैसे उन्नत किया जाए, यह सबका ध्यान का केंद्र बिंदु बन गया था। सामान्यतया विशेषज्ञता भी सबसे अच्छा तरीका था। यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ भी सभी मार्शल आर्ट को पूरी तरह से नहीं समझ सके। वे 100 सिद्धांतों को समझने के लिए केवल एक सिद्धांत को समझने की विधि का उपयोग कर सकते थे। हालांकि येज़ेवेन की मार्शल आर्ट काफी अव्यवस्थित थी। इसके अलावा पहले की मार्शल आर्ट और बाद की मार्शल आर्ट के बीच कोई संबंध नहीं था। दूसरे शब्दों में, उसने पहले और बाद में जो मार्शल आर्ट सीखी उसका कोई संबंध नहीं हो सकता है। एक सामान्य व्यक्ति भ्रमित हो जाता अगर वह येज़ेवेन की जगह होता। येज़ेवेन ने इससे पहले कभी भी उंगली की कोई तकनीक नहीं सीखी थी।
लेकिन अब उन्हें स्काई सेवरिंग फिंगर की तरह एक शीर्ष स्तरीय स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट सीखनी थी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा करना असंभव था। सभी मार्शल आर्ट ऐसे ही थे। इसे धीरे धीरे सीखने की जरूरत थी। अगर कोई उंगली की तकनीक की नींव को नहीं समझता है तो वह इस तरह के शीर्ष स्तर की मार्शल आर्ट कैसे सीख सकता है। हालांकि ये शिवेन के पास रहस्यमयी जगह थी। भले ही उसके पास नींव न हो, फिर भी वह जबरन इसे सीख सकता था। ये तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनके लिए रहस्य होना सामान्य है। वे अद्वितीय प्रतिभाएं सभी अहंकारी और अनियंत्रित हैं। उनके कई आकस्मिक मुकाबले हुए हैं, इसलिए उनके लिए अपने स्वयं के रहस्य होना सामान्य है। कबीले एक एक करके उनकी जांच नहीं करेंगे जब तक वे कबीले को लक्षित नहीं कर रहे हैं, यह ठीक है। इस समय ये ने ये जिवेन की बातों में बाधा डाली। उसने ये शिवेन के रहस्य की परवाह नहीं की। सामान्यतया ये कबीले के किस प्रतिभाशाली व्यक्ति का अपना रहस्य नहीं था। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति है तो मेरा सुझाव विविध चीजों को सीखने का त्याग करना और उनमें से किसी एक पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह तलवार कला, ब्लेड कला, मुट्ठी कला, हस्तरेखा कला या उंगली कला हो, इनमें से कोई भी गहरा है। यदि आप उनमें से किसी एक को चोटी तक सीख सकते हैं तो आप प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में अजेय होंगे। ये जिवेन ने खंडन नहीं किया। उन्होंने 3000 महान मार्गों के सिद्धांत को समझा। हालांकि आप अलग हैं। मुझे एहसास हुआ कि यद्यपि आपने जो मार्शल आर्ट सीखी है वे विविध हैं, वे बहुत परिष्कृत भी हैं। मैं देख सकता हूं कि आपकी प्रतिभा उस तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। मुझे लगता है कि आपके पास अन्य रहस्य हैं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने इन मार्शल आर्ट को कैसे सीखा और इसमें महारत हासिल की, लेकिन मुझे यह भी एहसास हुआ कि आपकी नींव काफी अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है कि इन मार्शल आर्ट के सबसे बुनियादी हिस्सों की आपकी समझ पर्याप्त नहीं है। हालांकि नींव साधारण लगती है, यह किसी भी मार्शल आर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक चीज है। एक ऊंची इमारत जमीन से शुरू होती है और उसका सामना करने के लिए नींव काफी मजबूत होनी चाहिए। ये ने कहा, तो इन मार्शल आर्ट के मुख्य बिंदुओं पर आपका मार्गदर्शन करने के अलावा मैं आपको सबसे बुनियादी हिस्सों पर भी मार्गदर्शन करूंगा। हालांकि आपके पास पहले से ही कुछ नींव है, यह अभी भी काफी दूर है। इस स्तर पर पहले तलवार कला के बारे में बात करते हैं। मैंने महसूस किया कि इतने सारे मार्शल आर्ट के बीच तलवार कला के बारे में आपकी समझ सबसे गहरी है। तलवार सभी हथियारों में सज्जन है। यह वाक्य वास्तव में तलवार कला के सार का वर्णन करता है। एक सच्चे तलवारबाज को अदम्य इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास हर चीज को तोड़ने का साहस होना चाहिए। यही कारण है कि एक सज्जन व्यक्ति निडर होता है। जैसे ही ये बोला, वह अचानक हिंसक रूप से खांसने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी खांसी से कुछ खून निकला। क्या तुम ठीक हो? ये जिवेन ने तुरंत घबरा कर पूछा। मैं ठीक हूँ, ये ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए कहा। यह सिर्फ एक पुरानी समस्या है। जब मैं छोटा था तो मैंने भी कई भयंकर लड़ाइयों का अनुभव किया और बहुत सी आंतरिक चोटों को पीछे छोड़ दिया। जब मैं छोटा था तो ठीक था, लेकिन जब मैं वास्तव में एंजल की क्षय अवस्था में पहुंचा तो वे सभी टूट गए। हालांकि यह केवल गंभीर दिखता है। यह थोड़ी देर के लिए मेरी जान नहीं लेगा। ये शिवेन थोड़ी उदास दिखी। सभी योद्धाओं की भी यही नियति थी। जब वे छोटे थे वे सभी दिशाओं में लड़े और विस्मयकारी थे। हालांकि संचित आंतरिक चोटें सभी पुराने होने पर टूट जाएंगी। जब वे छोटे थे तो उन्होंने अपने शरीर की देखभाल नहीं की। जब वे बूढ़े हो जाते थे तो उनके शरीर बदला लेते थे। तो तुम मेरे नक्शे कदम पर नहीं चल सकते। तुम्हारे शरीर में आंतरिक चोटें केवल मेरी तुलना में अधिक होंगी। यदि आप उनसे छुटकारा नहीं पाते हैं तो भविष्य में जब आप शिखर पर पहुंचेंगे तो वे आपका घातक दोष बन जाएंगे। ये ने ये जिवेन को देखा और गंभीर स्वर में कहा। इस समय ऐसा लग रहा था कि ये शिवेन वास्तव में समझ गया था, लेकिन वह भी नहीं समझा। चोटी पर पहुंचे, ये का क्या मतलब था? मेरे पास वास्तव में ज्यादा समय नहीं बचा है। मैंने सोचा कि मैं केवल चुपचाप अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मरने से पहले मैं ये परिवार के लिए एक नायक की खेती कर पाऊंगा। मेरी इच्छा ही काफी है। ये मुस्कुराए और शांत दिखे। उन्हें आसन मृत्यु का जरा सा भी डर नहीं था। उसके लिए एंजल्स डे के चरण सैकड़ों साल पहले शुरू हो सकता था और उसे इसे बहुत पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए था। यह अचानक मौत का सामना करने से बिल्कुल अलग था। ये जिवेन की अभिव्यक्ति कुछ उदास थी। हालांकि आज पहली बार उसने ये लाओ को देखा था, लेकिन फिर भी उस पर ये लाओ का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। यह देखते हुए कि ये लाओ अपनी मृत्यु से पहले ही ये परिवार के लिए उत्कृष्ट प्रतिभाओं को विकसित करने के बारे में सोच रहे थे, ये जिवेन ने ये युआन स्कूल के पुराने प्रमुख के बारे में सोचा जो हजारों वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, और यहाँ तक एंजल के 5 क्षय के सामने भी उसने खुद को सील करने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। जीवन शक्ति। केवल उम्मीद है कि वह सबसे महत्वपूर्ण समय में ये युआन स्कूल की मदद कर सकता है।
इस बचे हुए शरीर के साथ उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा को जला दिया। एक वसंत रेशम कीट का रेशम मृत्यु तक समाप्त हो जाएगा और एक मोमबत्ती के आंसू सूख जाएंगे जब यह राख में बदल जाएगा। इसमें दुखी होने की क्या बात है? मैं हजारों वर्षों से जीवित हूँ। मैंने क्या नहीं पाया, मैंने क्या आनंद नहीं लिया, मैं विस्मयकारी रहा हूँ। मैं नीचे और बाहर गया हूँ। मैंने सब कुछ पा लिया है। मैंने सत्ता के उच्च पद पर कब्जा किया है। मैंने भी सब कुछ खो दिया है। रिश्तेदार, दोस्त, कॉमरेड इन आर्म्स। अब मैं अकेला बचा हूँ जो अभी भी जीवन के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। बूढ़े आदमी ये ने राहत की नज़र से कहा, मैंने सब कुछ पा लिया है और सब कुछ खो दिया है, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जीवन ऐसा नहीं है? लाभ और हानि, यह जीवन का सामान्य ज्ञान है। बस यही है, मैं शिखर पर पहुंचकर अमरता के सत्य को नहीं देख पाया हूं। यह बूढ़ा अभी भी थोड़ा अनिच्छुक है। भविष्य में यह सब आपकी पीढ़ी पर निर्भर करता है। येज़िवेन ने आह भरी और उसे दिलासा नहीं दिया। एल्ड ये इतने खुले विचारों वाले और खुले विचारों वाले थे कि उन्हें दिलासा देने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, यह ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं बचा है कि मुझे आपको जितना संभव हो उतना सिखाना चाहिए। आपकी जन्मजात प्रतिभा सबसे उत्कृष्ट नहीं है जो मैंने कभी देखी है। वास्तव में आपको बस सबसे साधारण होना चाहिए आपके रूप को देखते हुए। हालांकि आपके पास कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं है, आपके पास एक दृढ़ हृदय है। ये परिवार को भविष्य में आप पर भरोसा करना होगा। एल्ड ये का रंग धीरे धीरे सामान्य हो गया। फिर उसने येशिवेन को तलवारबाजी की कुछ बुनियादी बातें समझाना जारी रखा। एल्ड ये परिवार के पूर्व शीर्ष विशेषज्ञ कहलाने के योग्य थे। जिस तरह से उसने मार्शल आर्ट को देखा वह येशिवेन के स्तर से बिल्कुल अलग था। हालांकि यह सबसे सरल बात थी, लेकिन वे सबसे गूढ़ सत्य की व्याख्या कर सकते थे। हर शब्द एक रत्न की तरह था। एक एक शब्द स्वर्ण रत्न के समान था। एक सामान्य व्यक्ति को चाहकर भी इतनी गहन व्याख्या सुनने का अवसर नहीं मिलता। हालांकि येशिवेन के पास अब ऐसा अवसर था। उसने केवल एक दोपहर के लिए सुना था, लेकिन उसे अचानक लगा कि तलवारबाजी की उसकी समझ लगभग एक नए स्तर पर पहुंच गई है। अतीत में येशिवेन में हमेशा ऐसी व्यवस्थित समझ का अभाव था। वह सिद्धांत से अधिक अभ्यास कर रहा था। अब जबकि उसने इस कमी को पूरा कर लिया था, उसकी प्रगति इतनी स्पष्ट थी कि वह इसे हर समय महसूस कर सकता था। इस प्रकार तलवारबाजी की व्याख्या शाम तक चलती रही। येशिवेन अंत में समाप्त हो गया। हालांकि वह इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक था। वह यह भी जानता था कि अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। वह वास्तव में चिंतित नहीं हो सका। फिर एल्ड ये ने येशिवेन के 8 खजाने वाले ब्रह्मांड कड़ाही को सीधे ले लिया और उसे उसी जगह पर उबालना शुरू कर दिया। येशिवेन ने आश्चर्यजनक गति से सबसे कीमती औषधीय जड़ी बूटियों की एक श्रृंखला जोड़ी। अचानक 8 खजाने वाले ब्रह्मांड कड़ाही में सूप उबलने लगा और 8 खजाने वाले ब्रह्मांड कड़ाही के नीचे असामान्य लपटों का एक समूह जलने लगा। प्रक्रिया के दौरान तापमान अज्ञात था। आपका 8 खजाना ब्रह्मांड कालड्रॉन बहुत ही अद्भुत है। यह एक शीर्ष स्तरीय स्वर्गीय स्तर का जादू उपकरण होना चाहिए। मैंने एक बार इसे एक वरिष्ठ के व्यक्तिगत पत्र में देखा था। यह खजाने के घर से प्राप्त किया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इसमें गिर जाएगा। आपके हाथ, एल्ड ये ने कुछ भाव के साथ कहा। वह विद्वान था और उसकी व्यापक स्मृति थी। उसने ये परिवार की जानकारी में दबोच लिया था जिसे सार्वजनिक किया जा सकता था और सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। उनकी पहचान और ताकत के साथ ये परिवार को स्वाभाविक रूप से उनसे कोई राज रखने की जरूरत नहीं थी। एक साधारण औषधीय कड़ाही के लिए मेरी असामान्य लपटों के उबलने का सामना करना असंभव है। इस 8 खजाने वाले ब्रह्मांड कड़ाही में येशिवेन ने वास्तव में देखा कि वे औषधीय जड़ी बूटियां प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई थीं। जब वे जीवित थे तब उन्होंने अपना रूप प्रकट किया था। उनमें से कई जीवन शक्ति के साथ चमक रहे थे। पहली नज़र में यह स्पष्ट था कि वे असाधारण थे। यह एक प्राचीन नुस्खा है जो मेरे हाथ में है। यह आपके शरीर के तड़के के लिए बेहद फायदेमंद है। एल्ड ये ने कहा, एक क्षण में कूदो। आपको इसमें हर दिन 12 घंटे से अधिक समय तक भिगोना होगा। येशिवेन, यहाँ से चले जाओ। जैसे ही येशिवेन थोड़ा चिंतित हुई, गुप्त क्षेत्र के बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। येशिवेन, यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही येशिवेन थोड़ा चिंतित हुई, गुप्त दायरे के बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। यिन ताइपिंग। हालांकि येशिवेन ने यिन ताइपिंग को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह लगभग तुरंत यह निर्णय लेने में सक्षम था कि इस समय केवल यिन ताइपिंग ही यहाँ दिखाई देंगे। येशिवेन की अपेक्षा से थोड़ा पहले आया था और ऐसा लग रहा था कि वह भी बहुत चिंतित था। येशिवेन ने एल्ड ये पर नजर डाली, जिन्होंने सिर हिलाया और कहा, आगे बढ़ो और पहले उनसे मिलो। ऐसा होता है कि मुझे भी इस प्राचीन नुस्खे पर औषधीय सामग्री काढ़ा करने के लिए समय चाहिए। इस समय 8 खजाना ब्रह्मांड कड़ाही में दृश्य चौंकाने वाला था और सभी प्रकार की औषधीय सामग्री प्रकट हुई थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी खजाने के पहाड़ पर आ गए हों। येशिवेन ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत 1000 पंखों के दायरे से बाहर कूद गया।
उसने देखा कि एक काला वस्त्र पहने युवक हवा में खड़ा है। उसका चेहरा जेब की तरह सफ़ेद था और उसने अपने सिर पर पंखों का ताज पहन रखा था। उसने एक शानदार वस्त्र पहना था और वह एक कुलीन पुत्र की तरह तैयार था। और उसके पीछे यिन परिवार के स्वामी थे जो चले गए थे और लौट आए थे। इस समय वे सभी इस काले वस्त्र वाले युवक का पीछा कर रहे थे और इस समय वे आक्रामक रूप से सामने आए। ये शिवेन को यह जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि यह युवक यिन ताइपिंग होना चाहिए। उनके शरीर पर प्रभामंडल बेहद शक्तिशाली था, आसपास के शून्य के साथ थोड़ा एकीकृत आकाशीय क्षेत्र के एक मास्टर की आभा के करीब। वह वास्तव में दिव्य क्षेत्र के बाद के चरण के शिखर के अजेय क्षेत्र में पहुंच गया था, वास्तविक दिव्य क्षेत्र से केवल एक कदम दूर। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाएगा बड़ी हस्ती होगा। क्योंकि दिव्य क्षेत्र के स्वामी हर समय दिखाई नहीं देंगे, इसलिए आमतौर पर अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र के स्वामी को बड़े व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है। इस समय लगभग तुरंत ही चारों ओर बहुत सारे दिव्य विचार आ गए। कई उस्ताद इस मामले पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन यिन ताइपिंग के आने से पहले तूफान अस्थायी रूप से रुक गया। लेकिन अब जब यिन ताइपिंग फिर से दिखाई दिए तो संभावना थी कि दोनों पक्षों के बीच फिर से तूफान आएगा। यिन ताइपिंग बहुत तेजी से चलता है। ऐसा लगता है कि उसे खबर मिलते ही तुरंत भाग जाना चाहिए था। इतना ही नहीं, बल्कि उसके आक्रामक रूप को देखकर ऐसा लगता है कि अगर इस येजिविन को सबक नहीं सिखाया जाता है तो उसे हार मानने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। वह एक निर्दयी व्यक्ति है, लेकिन यह येजिविन भी असाधारण है। इस क्लैंस टूर्नामेंट के चैंपियन ने गॉड्स चाइल्ड को भी हरा दिया है, इसलिए उसे कोई धक्का नहीं है। उद्धरण चिन्ह, क्योंकि उन्होंने हाफ सटेप सेलेस्टियल बीइंग रियलम के मध्यवर्ती चरण के शिखर पर एक विशेषज्ञ को आसानी से हरा दिया था, कई लोगों के मन में अचानक उनके प्रति सम्मान का एक नया स्तर आ गया था। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि वह या तो मूर्ख था या बस कुछ भी नहीं जानता था और किसी के जाल में कूद गया था। लेकिन अब लग रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह मूर्ख नहीं था, न ही वह किसी के द्वारा मूर्ख बनाया गया था, लेकिन उसके पास वास्तव में इतना आत्मविश्वास और ताकत थी। इसलिए कई लोगों ने येजिवेन के लौटने के बाद उसके आत्मविश्वास की जांच शुरू कर दी। येजिवेन की जानकारी मूल रूप से गोपनीय नहीं थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से इसे ढूंढ लिया। येजिवेन महज महान पारिवारिक प्रतियोगिता की चैंपियन थी, तो यह कुछ भी मायने नहीं रखता था। यहाँ मौजूद कई लोग ग्रेट फैमिली कॉम्पिटिशन में भी सुर्खियों में रहे थे, या वे अन्य प्रतियोगिताओं में सुर्खियों में रहे थे। हालांकि यह कुछ भी मायने नहीं रखता था। जिस बात ने उन्हें वास्तव में आश्चर्यचकित किया वह यह था कि येजिवेन ने येजुकोन को हराया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि येजिवेन ने येजुकोन को येजुकोन की तुलना में 3 स्थानों से कम करके हराया था, जिससे उन्हें एक बड़ा झटका लगा। भगवान के बच्चे की किंवदंती प्राचीन काल से मौजूद थी और केवल भगवान का बच्चा ही भगवान के बच्चे को हरा सकता था। इस अफवाह पर भगवान के बच्चे भी बहुत विश्वास करते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह किंवदंती येजिवेन के हाथों दूर हो जाएगी। इस समय अंत में हर कोई समझ गया कि कानून प्रवर्तन हॉल येशिवेन को इतना पसंद क्यों करता है। उन्होंने वास्तव में उसे प्रशिक्षित करने में संकोच नहीं किया और यहाँ तक उसके लिए नंबर 1 गुप्त क्षेत्र जैसी जगह भी निर्धारित की। यह एक इनाम और प्रेरणा दोनों था। यदि वह सावधान नहीं होता तो वह उत्तेजित हो सकता था और फिर पराजित हो सकता था। उस समय सारा चेहरा खो जाएगा। कुछ लोग येजिवेन के बारे में आशावादी थे, लेकिन कुछ लोग येजिवेन के बारे में आशावादी नहीं थे। यद्यपि येजिवेन की पृष्ठभूमि अच्छी है, फिर भी उसका यिन ताइपिंग के लिए कोई मुकाबला नहीं है। यिन ताइपिंग सैकड़ों वर्षों से अर्धचरण दिव्य क्षेत्र में है। इस समय वह निश्चित रूप से ठीक होने के लिए 1 साल की धोखेबाज सुरक्षा अवधि पर भरोसा कर सकता है, लेकिन 1 साल बाद वह अभी भी बहुत आवेगी होगा। वास्तव में हम इसे बातचीत के माध्यम से हल कर सकते हैं। आप यिन ताइपिंग हैं। येशिवेन ने काले लबादे वाले युवक को कुछ चंचलता से देखा। आप मुझे जानते हैं। यिन ताइपिंग ने येजिवेन को संदेह से देखा और कहा, तुम्हारे सिवा और कौन है जो इस समय इतने आक्रामक तरीके से लड़ने आया है। येजिवेन अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे करके खड़े हो गए और उदासीनता से कहा, चूंकि आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो यह बेहतर नहीं हो सकता आज्ञाकारी रूप से नंबर 1 गुप्त दायरे को सौंप दें, फिर घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगें और मैं आज के मामले को जाने दूंगी। यिन ताइपिंग ने येजिवेन की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा। येशिवेन ने यिन ताइपिंग को कुछ आश्चर्य से देखा। यह यिन ताइपिंग का अहंकार वास्तव में उतना सरल नहीं था जितना कि अफवाहें कहती हैं। अब जब वह येजिवेन के 1000 पंख वाले दायरे के लिए पूछ रहा था तो वह अभी भी इतना आश्वस्त हो सकता था, और जैसे कि वह गलत था, वह घुटने टेक कर माफी मांगना चाहता था। ऐसा अहंकार उनके जीवन में दुर्लभ था। लेकिन उसने सोचा कि वह कौन था। येजिवेन का एक ऊंचा और अटल चरित्र था। वह उस तरह का व्यक्ति था जो घुटने टेक कर जीने के बजाय खड़े होकर मरना पसंद करता था। यहाँ तक ये कबीले का भगवान भी उसे घुटने टेकने और इतने अपमानजनक तरीके से माफी मांगने में सक्षम नहीं होगा। आखिरकार यह सिर्फ घुटने टेकने की बात नहीं थी।
एक बार ये जिवेन के घुटने टेकने का मतलब था कि वह डर गया था। तब वह भविष्य में यिन ताइपिंग के सामने अपना सिर नहीं उठा पाएगा और उसे जीवन भर यिन ताइपिंग की छाया में रहना होगा। यह सोचकर ये जिवेन की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से महसूस किया कि यिन ताइपिंग न केवल नंबर 1 गुप्त दायरे को छीन लेगा, बल्कि उसके आत्मविश्वास और गौरव को भी नष्ट कर देगा, जिससे उसे जीवन भर यिन ताइपिंग की छाया में रहना होगा। घुटने टेको, क्या मजाक है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक भगवान हो? तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं घुटने टेक दूं? ये जिवेन ने उपहास किया। यिन ताइपिंग जैसे उस्ताद के सामने भी उसका बिल्कुल भी समझौता करने का कोई इरादा नहीं था। यह नंबर 1 गुप्त क्षेत्र मूल रूप से उन्हीं का था। हालांकि यिन ताइपिंग ने पहले इसे पसंद किया था, तो क्या जिसने पहला कदम उठाया वह ज्यादा मजबूत था? अब यिन ताइपिंग अपने 1000 पंख वाले दायरे को छीनना चाहता था और फिर भी वह इतना घमंडी और दबंग था। यह बस बहुत ज्यादा था। उसने येशिवेन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने वास्तव में सोचा था कि येशिवेन कोई नहीं था जिसे दूसरों द्वारा धमकाया जा सकता था। आप अब घुटने नहीं टेकना चाहते, लेकिन आपके पास घुटने टेकने और बाद में मुझसे माफी मांगने का मौका नहीं होगा, यिन ताइपिंग ने ठंडेपन से कहा। उसने येशिवेन को अहंकार से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नेक भगवान एक मामूली आम आदमी को देख रहा हो। कोई मौका नहीं। येशिवेन इतना गुस्से में थी कि वह लगभग हंस पड़ी। यिन ताइपिंग न केवल आक्रामक था, बल्कि ऐसा भी लग रहा था कि वह येशिवेन को एक मौका दे रहा है। इसने वास्तव में येशिवेन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोएं। आप बुरे नहीं हैं, आपको बहुत गर्व है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप अभी भी इतने जिद्दी हो सकते हैं जब मैं बाद में आपके पैर तोड़ दूं। इस समय यिन ताइपिंग ने कहा और अचानक चले गए। उनकी आकृति ब्रह्मांड के माध्यम से घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। एक पल में शून्य में अनगिनत परछाइयां थीं, एक बड़ी सीधी रेखा बनाते हुए, और तुरंत येशिवेन के सामने दौड़ पड़ी। उसकी गति इतनी तेज थी कि अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के वे साधारण स्वामी उसे बिल्कुल नहीं देख सकते थे। आकाशीय क्षेत्र के आधे चरण के बाद के चरण के केवल वे स्वामी ही उसके आकार के कुछ निशान पकड़ सकते थे। यिन ताइपिंग का सामना करने के लिए जो सीधे मारने के लिए दौड़ा, हालांकि उसकी कार्रवाई बहुत अचानक थी, येशिवेन लंबे समय से तैयार थी। वह तुरंत चिल्लाया और 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी कालड्रॉन का संचालन किया। तुरंत एक 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी कालड्रॉन उसके सिर के ऊपर दिखाई दिया। उसमें उसकी रक्षा की। इसे रियल एलिमेंटल एनर्जी द्वारा संघनित किया गया था और कुछ औषधीय सामग्रियों को उबालने के लिए एलडीए द्वारा देवता को एक दवाई कड़ाही के रूप में इस्तेमाल किया गया था। टकराना। यिन ताइपिंग का बड़ा हाथ तुरंत फैल गया और एक तेज तेज आवाज के बाद सीधे हवा में फट गया। यह येशिवेन के सिर के ऊपर 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी की कड़ाही पर जमकर टूट पड़ा। सोने और लोहे के टकराने की तेज आवाज सभी दिशाओं में फैल गई। येशिवेन के सिर के ऊपर 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी की कड़ाही को मौके पर ही तोड़ दिया गया था और येशिवेन की आकृति सीधे एक तोप के गोले की तरह 1 दर्जन मील से अधिक दूर तक फैल गई थी। तभी उन्होंने अपने शरीर पर बल को उतारने और खुद को स्थिर करने में कामयाबी हासिल की। उसने कुछ डरावने भाव से यिन ताइपिंग को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यिन ताइपिंग की ताकत इतनी भयानक होगी। व्यापक शक्ति के संदर्भ में यिन ताइपिंग टेंग टोंटियन की आत्मा डोपेलगैंगर की तुलना में बहुत अधिक भयानक थी। वह वास्तव में दिव्य क्षेत्र के असीम रूप से करीब था और यहाँ तक उसके पास वह शक्ति भी थी जो कुछ दिव्य क्षेत्र के स्वामी के पास हो सकती थी। उदाहरण के लिए, यह भयानक गति जो लगभग टेलीपोर्टेशन की तरह थी। अगर यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो वे बिल्कुल भी बचाव नहीं कर पाते और सीधे विस्फोट से उड़ा दिए जाते। शायद उनके पास प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं होगा, लेकिन येशिवेन अलग थी। उसकी गति यिन ताइपिंग की गति से भी तेज थी और उसका पूरा शरीर गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति में लिपटा हुआ था, उसके शरीर को सीमा तक उत्तेजित कर रहा था। और मास्टर्स जो देख रहे थे वो येशिवेन से भी ज्यादा हैरान थे। एक और वे यिन ताइपिंग की ताकत से हैरान थे, विशेषकर उनके कुछ विरोधियों से। यहाँ तक उसका भाई भी ऐसा ही था। ये यिन ताइपिंग पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। दूसरी ओर वे येशिवेन के हमलों का विरोध करने की क्षमता से हैरान थे। यिन ताइपिंग के ललाट के हमले से यहाँ तक अर्ध सटेप सेलेस्टियल रियलम लेट स्टेज का एक साधारण मास्टर भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यिन ताइपिंग की तुलना में हाफ सटेप सेलेस्टियल रियलम लेट स्टेज का एक साधारण मास्टर एक अलग दुनिया की तरह था। यह एक ही दायरे की तरह बिल्कुल नहीं था। इसने दिखाया कि यिन ताइपिंग कितना शक्तिशाली था, लेकिन यह भी दिखाया कि येशिवेन कितना शक्तिशाली था। वह वास्तव में यिन ताइपिंग के हमले को रोक सकता था और यह यिन ताइपिंग के चुपके हमले की स्थिति में भी था। लॉ एज 8वें स्तर की उनकी खेती के साथ इस तरह का प्रदर्शन पहले से ही अद्भुत था और हर कोई हैरान हुए बिना नहीं रह सका। इस समय येशिवेन के बारे में जानकारी के बारे में सोचते हुए कि उन्होंने पहले जांच की थी, वे केवल कह सकते थे। पारिवारिक पैतृक पूजा समारोह में परमेश्वर के पुत्र को पराजित करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा के अनुसार उसके पास वास्तव में कुछ कौशल थे। तू जिवेन गठन में खड़ा था और यिन ताइपिंग को ठंडेपन से देखता था।
उसके शरीर में क्यूई और रक्त बढ़ने के बाद इसे जल्दी से दबा दिया गया। यिन ताइपिंग भी थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने उनका पीछा नहीं किया। सबसे पहले उसके लिए नंबर 1 मिस्ट्री दायरे में गठन को तोड़ना असंभव था। इसके अलावा इसका उपयोग बाहरी दुश्मनों से बचाव के लिए किया जाता था। यदि उसने इसे नष्ट कर दिया तो यह एक बड़ा पाप होगा यदि उच्च अधिकारी उसे दोष देंगे। दूसरे, यह 1 साल की धोखेबाज सुरक्षा अवधि के कारण था। यदि वह ये जीवन को स्वेच्छा से जाने के लिए मजबूर नहीं कर सका तो इस वर्ष के भीतर वह वास्तव में मानव नंबर 1 गुप्त क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर सकता था। अभी अभी उसने जो कदम उठाया उसका कारण ये शिवेन पर वापस आना था। यह मानव गुप्त क्षेत्र नंबर 1 पर कब्जा करने जैसा नहीं था। उसमें जबरदस्ती कब्जा करने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि अगर वो एक शिवेन को उस कदम से अभी नियंत्रित कर सकता है और उसे अपने दम पर छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है तो वह मुश्किल से कोई कारण बना पाएगा। दुर्भाग्य से हमला सफल नहीं हुआ। अब जब ये जिवेन ने फॉर्मेशन में प्रवेश किया तो यह कछुए के खोल में सिमटने जैसा था। वह वास्तव में कुछ नहीं कर सका। इस तरह की स्थिति वास्तव में बहुत दुर्लभ थी। एक नवागंतुक का सामना करना तो दूर की बात है जिसे 1 वर्ष के लिए संरक्षित किया जाएगा। आमतौर पर नवागंतुक गुप्त क्षेत्रों में खेती करना चुनते हैं जो पीछे स्थित थे। उन दुर्गम स्थानों में जो कोई भी इसके लिए लड़ना चाहता था वह ऐसा करेगा। हालांकि ये जिवेन ने सीधे मानव नंबर 1 गुप्त दायरे में प्रवेश किया था। इससे नवागंतुकों के लिए 1 साल की सुरक्षा जो लगभग भुला दी गई थी फिर से सबकी नज़रों में आ गई। इसने सीधे तौर पर यिन ताइपिंग को खून की उल्टी करना चाहा। इसके अलावा अगर ये जिवेन छिपता रहा तो उस फॉर्मेशन पर भरोसा करते हुए जो आकाशीय क्षेत्र के मास्टर्स के हमलों को भी रोक सकता था, यिन ताइपिंग वास्तव में कुछ नहीं कर सकते थे। 1 साल के नौसिखिए संरक्षण की अवधि तो दूर, वह 10 साल या 100 साल तक भी कुछ नहीं कर सका। यह सोचकर वह थोड़ा उदास हो गया और खून की उल्टी करना चाहता था। यिन ताइपिंग, आपको 1 साल की धोखेबाज सुरक्षा अवधि के बारे में पता होना चाहिए, है ना? ये शिवेन ने उपहास के साथ कहा। अपने दिल में उसने सोचा कि अगर यिन ताइपिंग ने दौड़ने की हिम्मत की तो वह तुरंत गठन को सक्रिय कर देगा और उसे तब तक पीटेगा जब तक कि उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाती। हालांकि यह अफसोस की बात है कि यिन ताइपिंग इतने मूर्ख नहीं थे और उनका आईक्यू इतना कम नहीं था। उसने ये जिवेन की ओर देखा और कहा, ठीक है, 1 साल। मुझे देखने दो कि तुम कितने साल बर्बाद कर सकते हो। अब मेरे सामने घुटने टेको और मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। लेकिन 1 साल बाद यह इतना आसान नहीं होगा। अगर आपके पास क्षमता है आप जीवन भर वहीं छिप सकते हैं। तू जिवेन ने उपहास किया और कहा, फिर 1 साल तक प्रतीक्षा करें। जिद्दी ये जिवेन का सामना करते हुए यिन ताइपिंग इतने गुस्से में थे कि उनके दांत खुजलाने लगे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। वह केवल इधर उधर घूम सकता था और यिन परिवार के साथ निकल सकता था। काफी शर्मिंदा दिख रहा था। ये जिवेन आंख बंद करके यिन ताइपिंग से लड़ने के लिए नहीं निकले और यिन ताइपिंग ने अपना दिमाग नहीं खोया और जबरदस्ती नंबर 1 गुप्त क्षेत्र में भाग गए। ये शिवेन खुद को थोड़ा निराश किए बिना नहीं रह सकी, खासकर उन लोगों के लिए जो शो देखने आए थे, वे और भी निराश थे। हालांकि उन्हें जल्दी ही याद आ गया कि अगर वे अब नहीं लड़ सकते तो कोई बात नहीं। 1 साल बाद देर सवेर दोनों पक्षों के बीच और भी बड़ा संघर्ष होगा। 1 साल की धोखेबाज सुरक्षा अवधि संघर्ष में बस 1 साल की देरी कर रही थी। इसके अलावा अभी लड़ाई की स्थिति को देखते हुए ये जिवेन एक नुकसानदेह स्थिति में आ गई थी। हालांकि वह यिन ताइपिंग द्वारा पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ था। यह पहले से ही बहुत ताइपिंग था। ताइपिंग 1 साल बाद क्या होगा यह सत्यापित करने के लिए समय की आवश्यकता थी। यह देखते हुए कि यिन ताइपिंग और अन्य पहले ही जा चुके थे, ये जिवेन घूमा और व्यूह में लौट आया। ओल्ड ये अभी भी इस समय विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों को उबाल रहा था। मैं जाना। ओल्ड ये ने अष्टकोणीय खजाने की कड़ाही की ओर इशारा किया और कहा। ये शिवेन बिना किसी झिझक के अंदर कूद गई। उन्होंने ऑब्जर्विंग पसंद स्क्रिप्चर का संचालन किया और इन औषधीय जड़ी बूटियों को अवशोषित करना शुरू किया। इन औषधीय जड़ी बूटियों में भारी मात्रा में ऊर्जा होती है जो लगभग उसके मध्याह्न को तोड़ देती है। उसकी शिरोबिंदु अनगिनत बार जाली हो चुकी थी क्योंकि वह अत्याचारी शरीर की साधना कर रहा था। यदि उसकी जगह किसी सामान्य व्यक्ति को लाया जाए तो वह इस तरह की उबलती प्रक्रिया का सामना नहीं कर पाएगा। वास्तव में उसके मेरिडियन मौके पर ही फट गए होंगे। ये शिवेन को अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। यह ऐसा था मानो उसके शरीर की हर कोशिका में बड़ी मात्रा में ऊर्जा भर दी गई हो, जिससे उसका पूरा शरीर सूज गया हो और फिर फट गया हो। अपने मन को शांत करें और इन जड़ी बूटियों की औषधीय प्रभावकारिता को अवशोषित करें। यह आपकी भविष्य की खेती के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं देख सकता हूं कि आपके शरीर को परिष्कृत करने की तकनीक बहुत ही प्रभावशाली है और इसके लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि आप थोड़े समय में इन औषधीय प्रभावकारिता को पूरी तरह से परिष्कृत न कर पाएं, लेकिन यह आपकी भविष्य की खेती के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ओल्ड मैन ये ने हल्के से कहा।
एन ये जिवेन ने सिर हिलाया और सीधे औषधि में डुबकी लगाई, तीव्र दर्द सहते हुए। एक एक मिनट और सेकंड उसे एक वर्ष के समान लगता था। दिन ब दिन समय बीतता गया मानो एक वर्ष हो। समय एक घंटे के चश्मे की तरह था, बिना पीछे देखे आगे बढ़ रहा था। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया और 1 साल की नवागंतुक सुरक्षा अवधि समाप्त होने वाली थी। ऐसा कहा जा सकता है कि इस 1 साल की अवधि में येशिवेन का पुनर्जन्म हुआ था। सबसे बड़ा परिवर्तन उनके स्वभाव में परिलक्षित हुआ। मूल येशिवेन कुछ अनभिज्ञ था, खासकर जब यह पूरी दुनिया में आया और वह ज्यादा नहीं जानता था। हालांकि अब चीजें अलग थीं। बूढ़े ये 1 साल से अधिक समय से येशिवेन को समझा रहे थे, जिसमें खगोल विज्ञान और भूगोल से लेकर मानविकी और इतिहास के साथ साथ विभिन्न प्रकार के साधना ज्ञान शामिल थे। उन्होंने लगातार अपने क्षितिज का विस्तार किया था। 1 साल के अंदर ही उनका मिजाज पूरी तरह बदल गया था। उन्होंने एक विद्वतापूर्ण आभा प्राप्त की थी। उस पर अब एक विद्वान का प्रभाव था। साधारण लोगों को इतना ज्ञान संचित करने के लिए सैकड़ों वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन इस 1 वर्ष से अधिक समय में उन्होंने अचानक इसकी भरपाई कर दी। उनके क्षितिज का भी अनगिनत बार विस्तार किया गया था और जिस दिशा में उन्होंने समस्याओं को देखा वह पहले की तुलना में बहुत आगे था। यदि मूल येशिवेन के पास एक प्राथमिक स्कूल के छात्र के क्षितिज थे तो अब, हालांकि वह अभी तक पोस्ट डॉक्टोरल शिक्षाविद या ऐसा ही नहीं था, लेकिन कम से कम एक कॉलेज के छात्र के स्तर पर और बुनियादी समझ रखता था। ज्ञान के संचय के अलावा मार्शल आर्ट के बारे में येशिवेन की समझ में भी जबरदस्त बदलाव आया था। पहले रहस्यमय अंतरिक्ष के समर्थन से उन्हें नहीं लगा कि कोई समस्या बहुत अधिक है। वैसे भी मार्शल आर्ट चाहे कितना भी अलग क्यों ना हो, पिछली मार्शल आर्ट के साथ कितना भी बड़ा अंतर हो या भले ही कोई आधार न हो, जब तक कि रहस्यमय स्थान का समर्थन था वह जल्दी से एक सफलता बना सकता था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ओल्ड मैन ये के मार्गदर्शन में उन्होंने मार्शल आर्ट की अपनी समझ में अनगिनत खामियां पाईं और ये खामियां दूसरों के लिए घातक थीं। जब ओल्ड मैन ये ने थोड़ी देर के लिए येशिवेन का मार्गदर्शन किया तो वह भी दंग रह गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि येशिवेन की नींव इतनी खराब होगी। हालांकि ऐसा नहीं था कि मार्शल आर्ट में उसका कोई आधार नहीं था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह अंकुर को बढ़ने में मदद करने के लिए खींचने जैसा था। यह वास्तव में एक चमत्कार था कि वह इतनी दूर आ सका। लेकिन इसके अलावा जिस चीज ने उन्हें वास्तव में आश्चर्यचकित किया वह येशिवेन की समझने की क्षमता थी। उन्होंने पाया कि मार्शल आर्ट के कितने भी सिद्धांत और ज्ञान सामने रखे, येशिवेन उन्हें कम से कम समय में समझ सकते थे, जैसे कि कोई ज्ञान बाधा नहीं थी सभी, चाहे कोई भी पहलू हो मार्शल आर्ट, कोई संज्ञानात्मक कठिनाई नहीं थी। वह सर्वशक्तिमान लग रहा था, क्योंकि एक औसत व्यक्ति के लिए, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली हों, उनके पास निश्चित रूप से विशेषज्ञता के अपने क्षेत्र होंगे, लेकिन येशिवेन के पास ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिसमें वह अच्छा था। आमतौर पर हर चीज में अच्छा होने का मतलब औसत दर्जे का होना भी होता है, लेकिन येशिवेन अलग था, वह वास्तव में हर चीज में अच्छा था। ब्लेड तकनीक, भाला तकनीक, तलवार तकनीक, मुट्ठी तकनीक, हस्त तकनीक, 18 प्रकार की मार्शल आर्ट, वह जल्दी से उन्हें समझ और पचा सकता था। इसने ओल्ड मैन ये को अपने बारे में कुछ संदेह किया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि येशिवेन की जन्मजात प्रतिभा बहुत मजबूत नहीं थी। हालांकि इन्हें विस्तार से नहीं देखा जा सकता था, एक वास्तविक अभ्यासी की आंखों में यह देखना बहुत आसान था कि क्या कोई व्यक्ति असली की नज़र में टैलेंट था या नहीं। अभ्यासी, वास्तविक प्रतिभा वाला व्यक्ति, जादू की आंख खोलने की स्थिति में निश्चित रूप से एक मोटी नियति होगी और आत्मा की ऊर्जा दमनकारी होगी, कुछ आकाश में भी उड़ने में सक्षम होंगे। ये लोग जीनियस के समूह थे जो अधिक प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। हालांकि येशिवेन के सिर के ऊपर की स्पिरिट एनर्जी उतनी आश्चर्यजनक नहीं लग रही थी। येशिवेन इतने वर्षों की साधना के बाद पहले से बिल्कुल अलग हो गई थी। मनुष्य के मस्तिष्क का विकास सीमित था। इसके एक छोटे से हिस्से को विकसित करने में सक्षम होना पहले से ही असाधारण आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाला माना जाता था। लेकिन ये अक्सर जन्मजात थे। अधिग्रहित अभ्यास भी मस्तिष्क को विकसित करना जारी रख सकता था। तथाकथित मस्तिष्क का जितना अधिक उपयोग किया जाता है उतना ही लचीला हो जाता है। यदि शुरुआत में येशिवेन की जन्मजात प्रतिभा को औसत दर्जे का माना जाता था तो वर्तमान येशिवेन के मस्तिष्क को बिल्कुल प्रतिभाशाली माना जा सकता था, लेकिन फिर भी उन्हें केवल एक साधारण प्रतिभा के रूप में ही माना जा सकता था। एक अद्वितीय स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ की तुलना में इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता था। परमेश्वर के पुत्र की तरह ओल्ड मैन ये की आंखों में, जो सभी प्रकार की प्रतिभाओं को देखने के आदी थे, येशिवेन की योग्यता साधारण थी, लेकिन उनकी आंखों में येशिवेन इतनी सामान्य योग्यता को एक भयावह गति से समझती थी। उसे 2 बार समझाने की आवश्यकता नहीं थी। येशिवेन जल्दी से समझ सकता था। सबसे पहले ओल्ड ये ने सोचा कि येशिवेन एक मजबूत मोर्चा खड़ा कर रही है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किस तरह का सवाल पूछा था या उनके पास मार्शल आर्ट के किस तरह के सिद्धांत थे। येशिवेन धारा प्रवाह जवाब देने में सक्षम थे। इसके अलावा वह अपनी राय सामने रखने में सक्षम था और उसे याद करने के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं किया गया था।
यहाँ तक मार्शल आर्ट के कुछ सिद्धांत भी जिन्हें बिना किसी बाधा के समझना उनके लिए अपेक्षाकृत कठिन था। इससे ओल्ड मैन ये मदद नहीं कर सकता था लेकिन अपने निर्णय पर संदेह कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में गलत था, या ये ज़मीन बाहर से सुंदर नहीं था लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो अंदर से सुंदर था? यह अभूतपूर्व नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर से साधारण दिखते थे लेकिन अंदर से बहुत सुंदर थे, और उन्हें खोजने के लिए निरंतर खुदाई की आवश्यकता थी, और ये लोग बिना किसी अपवाद के अंततः पृथ्वी को तोड़ देने वाली उपलब्धियां हासिल करेंगे। हालांकि वह कल्पना नहीं कर सकता था कि येज़ेवेन के शरीर में एक रहस्यमय स्थान था। चाहे उसकी व्याख्या कितनी भी गहरी क्यों न हो, इस रहस्यमय स्थान द्वारा इसका विश्लेषण किया जा सकता है और फिर येज़ेवेन की दिव्य भावना की गहराई में ब्रांडेड किया जा सकता है। इसने स्वाभाविक रूप से भारी मात्रा में स्पिरिट क्रिस्टल की खपत की। हालांकि ये कबीले में स्पिरिट क्रिस्टल की कमी नहीं थी। विशेष रूप से कानून प्रवर्तन हॉल ने येक्षिवेन के पोषण के लिए अपने सभी प्रयासों को समर्पित करने का फैसला किया था। इसलिए उन्होंने ये कबीले के लिए सभी प्रकार के स्पिरिट क्रिस्टल भेजे थे। एल्ड ये हर दिन लाखों स्पिरिट क्रिस्टल को स्वचालित रूप से संघनित कर सकता है। यह दौलत उसके लिए कहने लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी एल्ड ये अभी भी उस गति से हैरान थे जिस गति से येज़ेवेन ने स्पिरिट क्रिस्टल को अवशोषित किया था। ओल्ड मैन ये द्वारा समझाए गए सभी प्रकार के मार्शल आर्ट ज्ञान को पचाने के लिए येज़ेवेन को हर दिन लाखों स्पिरिट क्रिस्टल का उपभोग करना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें सभी प्रकार की मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए स्पिरिट क्रिस्टल का सेवन करना पड़ता था। इसलिए येज़ेवेन ने केवल एक वर्ष में अरबों स्पिरिट क्रिस्टल का उपभोग किया था। यह गति अद्भुत थी। अतीत में येज़ेवेन को अपने ऊपर स्पिरिट क्रिस्टल का इस्तेमाल करते समय खुद को बचाना और रोकना पड़ता था। वह सभी स्पिरिट क्रिस्टलों का उपभोग नहीं कर सका, लेकिन अब यह अलग था। अपने उपभोग के लिए कानून प्रवर्तन हॉल प्रदान करने के साथ वह अपने उपभोग को पूरी तरह से छोड़ सकता था। सभी प्रकार की कीमती औषधीय जड़ी बूटियों और अन्य स्वर्गीय खजाने का उल्लेख नहीं करना, इन सभी की खपत अज्ञात थी। हालांकि जिस बात ने ओल्ड ये को कुछ अजीब महसूस कराया वह यह था कि अधिकांश लोगों की विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों, दानों इत्यादि की बड़ी मांग थी। हालांकि येक्षिवेन की इन चीजों की मांग बहुत अधिक नहीं थी। स्पिरिट क्रिस्टल की वास्तविक मांग आश्चर्यजनक थी। आमतौर पर खेती को गति देने के लिए स्पिरिट क्रिस्टल का उपयोग किया जाता था। यद्यपि वे विश्व की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे, विश्व की आध्यात्मिक ऊर्जा में बहुत सी अन्य अशुद्धियां भी थीं। उन्हें छानने में काफी परेशानी होती थी। यदि खेती के लिए स्पिरिट क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है तो दक्षता कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन किसी भी सूरत में इतनी बड़ी डिमांड होना नामुमकिन था। सौभाग्य से कानून प्रवर्तन हॉल शुद्ध आध्यात्मिक क्रिस्टल की इतनी बड़ी मांग की आपूर्ति करने में सक्षम था। इसके अलावा येज़ेवेन की सबसे बड़ी प्रगति स्काई सेवरिंग फिंगर में थी। उन्होंने पूरी तरह से आकाश को हिलाने की तकनीक और महान उपलब्धि के लिए आकाश को कैद करने की तकनीक का अभ्यास किया था। यह कहा जाना था कि शीर्ष स्तर के स्वर्गीय मार्शल आर्ट का अभ्यास करना बहुत कठिन था। इस वर्ष उन्होंने इन दो तकनीकों का अत्यधिक अभ्यास करने के लिए परिवार से स्पिरिट क्रिस्टल की निरंतर आपूर्ति पर भरोसा किया था। कमजोर होने की बजाय दो तकनीकों में विशेषज्ञता हासिल करना बेहतर था। पहले उन्होंने केवल छोटी उपलब्धि के लिए अभ्यास किया था। छोटी उपलब्धि और बड़ी उपलब्धि के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। एल्डये के मार्गदर्शन के अनुसार येज़ेवेन ने इस वर्ष के भीतर अपनी खेती को जबरन दबा दिया। उन्होंने प्रगति करने में जल्दबाजी नहीं की, इसके बजाय वह पागलों की तरह लापता हिस्सों की भरपाई करने लगा। हालांकि एक वर्ष सभी लापता हिस्सों की भरपाई नहीं कर सका, फिर भी भविष्य में एक लंबा रास्ता तय करना था। आखिरकार 1 साल बाद एल्डये ने आखिरकार मान लिया। मूल रूप से मैं नहीं चाहता था कि तुम इतनी जल्दी ऊपर उठो। यह तुम्हारा कोई भला नहीं करेगा। कुंजी अभी भी क्षेत्र और समझ है। जब तक आपके पास क्षेत्र और समझ है तब तक जल्दी से लेवल अप करना मुश्किल नहीं होगा। हमारे ये परिवार के पास ऐसे संसाधन हैं, एल्डये ने कहा। प्राचीन समय में जब कोई सुबह में दाव सुनता है तो वह शाम को मर सकता है और दिन में स्वर्ग में चढ़ सकता है। लेकिन अब 1 साल की धोखेबाज सुरक्षा अवधि बीत चुकी है। हालांकि आपकी युद्ध शक्ति में काफी सुधार हुआ है, फिर भी इन ताइपिंग को हराना असंभव है, इसलिए आप पहले सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। येज़ेवेन का रंग अलग था। उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई क्योंकि उसे सफलता हासिल करने की अनुमति दी गई थी। आखिर यह तो हुई बात। पिछले लगभग 1 साल में उनके मार्शल डाउ दायरे में पहले से ही जबरदस्त सुधार हुआ था और उनकी नींव बेहद ठोस थी। इसलिए एक और सफलता हासिल करना सामान्य बात थी। इसलिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। येज़ेवेन पालथी मारकर बैठ गई। अनगिनत स्पिरिट क्रिस्टल प्रज्वलित हुए और शुद्ध स्पिरिट एनर्जी में पिघल गए। यह सारी ऊर्जा उसके शरीर में उड़ेल दी गई थी। उसे इस बार रहस्यमय स्थान का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। वह अपने दम पर सफलता हासिल कर सकता था।
उसके शरीर में कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के 9वें स्तर की बाधा पहले से ही साधना के 1 वर्ष से अधिक समय के बाद गिरने के कगार पर थी। इस बार उसके लिए फिर से तोड़ने के लिए सिर्फ एक उंगली उठाने की बात थी। आधे दिन से भी कम समय में येज़िवेन के शरीर में क्यूई और रक्त जो चरम सीमा तक चढ़ गया था, अचानक फिर से उठ खड़ा हुआ, जैसे कोई रक्त ड्रैगन आसमान में उड़ रहा हो। उसके शरीर में सभी प्रकार के दर्शन एक ही समय में हो रहे थे। एक फीनिक्स की आवाज और दैवीय वृक्ष के प्रकट होने की आवाज थी। कुछ देर के लिए तेज रोशनी हुई। थोड़ी देर के बाद उसके पूरे शरीर के दर्शन पूरी तरह से बंद हो गए। इस समय येज़िवेन अब पहले जैसा नहीं दिखता था। इसके बजाय वह एक ऐसे गुरु की तरह लग रहा था जिसने कई वर्षों तक कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर को पार कर लिया था। वह शांत और संयमित था, जरा भी बढ़त के बिना। यह उच्च क्षेत्र होने का लाभ था। येज़िवेन का वर्तमान क्षेत्र अब तक ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर को पार कर गया था। इसलिए यह सफलता इतनी आसान लग रही थी। यह उनकी पिछली सफलताओं की तुलना में बहुत आसान था। इससे येज़िवेन को पूर्वजों के स्वर्गारोहण के बारे में कही गई बातों की गहरी समझ भी मिली। वास्तव में जब तक किसी का क्षेत्र एक निश्चित स्तर तक पहुंचता है, तब तक संचय करना एक बहुत ही साधारण मामला था। भले ही किसी के पास ये परिवार के संसाधन न हो, फिर भी उसे जमा करना बहुत आसान होगा। बहुत अच्छा, आप इतनी जल्दी अपनी आभा को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि इस समय के दौरान आपकी सीख अच्छी है। एल्ड ये ने भी येज़िवेन को संतुष्टि के साथ देखा। उनकी आंखों में प्रशंसा की झलक थी। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो मरने वाला था, ये वंश के लिए एक नायक की खेती करना भी उसकी अंतिम इच्छा थी। अब हालांकि येज़िवेन दिव्य क्षेत्र में नहीं पहुंचा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इसे देख सकता है। यह सब एल्ड ये के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद है। यह वर्ष वास्तव में आंखें खोलने वाला रहा है, येज़िवेन ने कहा। इस वर्ष में केवल यह माना जा सकता है कि आपने सीखने के चरण का मूल कार्य पूरा कर लिया है। उसके बाद आपको जो करना है वह यह है कि आप अपने शरीर में छिपी हुई चोटों की मरम्मत करना शुरू करें और अपने जीवनकाल की मरम्मत करें, एल्ड ये ने कहा। और ये मुक्त संसाधनों के दायरे में नहीं है, आपको उन्हें स्वयं अर्जित करने की आवश्यकता है। येज़िवेन ने सिर हिलाया। मूल रूप से येज़िवेन ने सोचा था कि यिन ताइपिंग 1 साल बाद उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे। हालांकि एक दिन के इंतजार के बाद उन्होंने पाया कि यिन ताइपिंग उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहे थे। उसने यह नहीं सोचा था कि यिन ताइपिंग ने उसकी अंतरात्मा को पहचान लिया है और उसे जाने देने का फैसला किया है। कोई और कारण रहा होगा, लेकिन येज़िवेन के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था। चूंकि यिन ताइपिंग नहीं आए, येज़िवेन ने प्रतीक्षा करने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। मानव गुप्त स्थानों के बीच 100वां गुप्त क्षेत्र मानव गुप्त स्थानों के मध्य में स्थित था। अन्य गुप्त लोकों की तुलना में 100वें गुप्त क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस गुप्त क्षेत्र को सहारा देने वाला ग्रह अत्यंत विशाल था। यह साधारण गुप्त लोकों के अंतर्गत आने वाले ग्रह से 100 गुना बड़ा था। यह बहुत ही दर्शनीय लग रहा था। इतने बड़े ग्रह की तुलना लगभग स्वर्ग गुप्त क्षेत्र के ग्रह से की जा सकती है। इन गुप्त क्षेत्रों में 100वें गुप्त क्षेत्र का साधना वातावरण सबसे अच्छा नहीं था। हालांकि यह ग्रह अनगिनत गुना बड़ा था, फिर भी इस ग्रह पर कई स्वदेशी लोग थे। इस ग्रह पर बुद्धिमान जातियां थीं। यह कोई साधारण ग्रह नहीं था जहां केवल खूंखार जानवर रहते थे। इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा निकालने के लिए व्यवस्थित किए गए व्यूह अक्सर नष्ट हो जाते थे। इसलिए हालांकि यह ग्रह बहुत बड़ा था, खेती के माहौल के मामले में यह गुप्त क्षेत्र केवल 100वें स्थान पर आ सकता था। हालांकि यह रहस्यवादी क्षेत्र पूरे मानव चरित्र रहस्यमय क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध रहस्यवादी क्षेत्रों में से एक था, क्योंकि यह एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र का स्थान था। यह कहा गया था कि यह आदान प्रदान स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में एक अत्यंत प्राचीन गुरु द्वारा स्थापित किया गया था। कई स्वामी जिन्होंने फसल काट ली थी या कुछ स्वर्गीय खजाने खरीदना चाहते थे, वे यहाँ लेन देन पूरा कर सकते थे। इसके अतिरिक्त चूंकि उनके नीचे का ग्रह बहुत बड़ा था, इसलिए उस पर विशेषज्ञों की संख्या बहुत अधिक थी। आदिवासी पूरी तरह से रक्षाहीन नहीं थे। हालांकि वे ये परिवार के विशेषज्ञों द्वारा स्थापित जादू की सरणी को तोड़ने में असमर्थ थे, फिर भी यह मानव चरित्र पॉकेट आयाम के विशेषज्ञों के लिए एक बहुत ही खतरनाक जगह थी। वहां स्काई ह्यूमन मंच के विशेषज्ञ भी थे। एक दिन के इंतजार के बाद येज़िवेन सीधे 1000 पंख वाले गुप्त दायरे से बाहर चली गई और 100वें गुप्त दायरे में आ गई। इस बार वह कुछ स्वर्गीय खजाने को खरीदने के लिए निकला जो किसी के जीवन को बढ़ा सकता है। समय आने पर वह उन्हें औषधीय छर्रों में परिष्कृत कर देता था। उन योद्धाओं के लिए जो अपने सामान्य जीवनकाल के अंत तक पहुंच चुके थे, उनके जीवन को लंबा करना व्यर्थ था। उनकी क्षमता अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। हालांकि येज़िवेन के लिए यह बिल्कुल सही था। वह खोई हुई जीवन शक्ति की भरपाई कर सकता था। संपूर्ण 100वां गुप्त क्षेत्र का आदान प्रदान बहुत जीवंत था। यद्यपि गुप्त क्षेत्र में केवल कुछ ही स्वामी थे, बहुत से लोग उनके आने पर अपने साथ बहुत से लोगों को लाए थे। इसलिए साधना के लिए यह गुप्त क्षेत्र एक छोटी सी दुनिया की तरह लग रहा था।
विशेष रूप से यह आदान प्रदान यह बहुत ही जीवंत था। लगभग हर समय बहुत सारे लोग अंदर और बाहर जा रहे थे। इन अभिजातियों की शक्ति और रुतबे के कारण साधारण संसाधन उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते। केवल वे दुर्लभ संसाधन वास्तव में दुर्लभ थे, और ये वो चीजें थीं जिनका इस एक्सचेंज में कारोबार होता था। इसके अलावा यह आदान प्रदान थोड़ा अर्धाधिकारिक लग रहा था। विभिन्न जीनियस द्वारा बेची जाने वाली चीजों के अलावा वे सभी चीजें भी थीं जो ये परिवार इन जीनियस को प्रदान कर सकता था। हालांकि अंतर यह था कि इन चीजों को पॉइंट से एक्सचेंज किया जा सकता था। इसलिए प्रतिभाओं के एक समूह का उपयोग विभिन्न संसाधनों और स्वर्गीय खजाने को खरीदने या विनिमय करने के लिए भी किया जाता था जिनकी उन्हें यहां आवश्यकता थी। ये शिवेन हलचल भरी आवाजों के बीच बिल्कुल भी अलग नहीं दिखी। हालांकि गुप्त क्षेत्र नंबर 1 में प्रवेश करते समय वह हाई प्रोफाइल था, फिर भी बहुत कम लोग थे जिन्होंने वास्तव में उसे देखा था। ज्यादातर लोगों ने उनका नाम सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग थे जिन्होंने उन्हें असल में देखा हो। एक्सचेंज सेंटर के बाहर कई मार्शल आर्टिस्ट भी स्टॉल लगा रहे थे। एक्सचेंज सेंटर ने इसकी परवाह नहीं की। ये सभी व्यक्तिगत निवेशक थे और एक्सचेंज सेंटर की समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सचेंज सेंटर के बाहर जो कुछ भी हुआ वह एक्सचेंज सेंटर के नियंत्रण में नहीं था। चाहे किसी को धोखा दिया गया हो या धोखा दिया गया हो, एक्सचेंज सेंटर अन्य लोगों के व्यवसाय में दखल नहीं देगा। इसलिए यह काला बाजार कुछ अराजक था और बदमाशों और ईमानदार लोगों से मिला हुआ था। इसलिए जब बहुत से लोग खरीदारी करते हैं तो वे सुरक्षा के लिए व्यापार करने के लिए एक्सचेंज में प्रवेश करना चुनते हैं। ऐसे में अगर वास्तव में कुछ हुआ है तो वे मुआवजे का दावा भी कर सकते हैं। जैसे ही ये जिवेन ने एक्सचेंज में प्रवेश किया, उसने एक महिला की आंखों को देखा जो मूल रूप से फ्रंट डेस्क पर थी। उसने सीधे अपने सामने लोगों को हिलाया और ये शिवेन की ओर चल दी। तुम, ये जिवेन। महिला के मुंह से थोड़ी कर्कश और कुछ चुंबकीय आवाज निकली। ये शिवेन ने ऊपर देखा और देखा कि वह एक युवती थी। इस महिला ने तीखी लाल रंग की लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी। यह काफी कसी हुई थी और उसके खूबसूरत फिगर को रेखांकित कर रही थी। इसके अलावा उसके पास एक नाजुक चेहरा और आड़ू की एक जोड़ी आंखें थीं। वह काफी आकर्षक लग रही थीं। आप अच्छी तरह से हैं। ये शिवेन को थोड़ा अजीब लगा। उसने इस महिला को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन यह महिला वास्तव में उसे जानती थी। निश्चित रूप से पर्याप्त, मैंने कहा कि मैं अभी इतना बुरा नहीं हूं। इस युवती ने अपना छोटा सा मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। वह उससे पूरी तरह परिचित थी, जरा भी मनमुटाव के बिना। मैं अपना परिचय देता हूं, मेरा नाम ये यू यंग है। मैं इस एक्सचेंज का मैनेजर हूं। हेलो, लेकिन क्या मैं पहले गुप्त क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध हूं? ये जिवेन को थोड़ा अजीब लगा। उसने इस युवती ये यू यंग पर नजर डाली। उसकी संयमित सांसों को देखते हुए वह शायद पहले से ही अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर पर थी। हालांकि उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया था, लेकिन ये जिवेन को अभी भी कुछ सुराग मिले। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। कहने की बात तो यह है कि वह इस एक्सचेंज की प्रबंधक हो सकती है। निश्चित रूप से आपको अपनी वर्तमान प्रतिष्ठा को कम नहीं आंकना चाहिए। टीएस हर किसी के पास इन टाइपिंग को मना करने का साहस करने का दृढ़ संकल्प नहीं है। उस युवती ये यू यंग के चेहरे पर बिल्कुल की अभिव्यक्ति थी। ऐसा लग रहा था कि वो ये शिवेन को उसकी बातों पर विश्वास न करने के लिए डांट रही थी। ये जिवेन चुप थी। शायद बहुत से लोग उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन देखने वालों की नज़र में उनकी कुछ बातें राज नहीं मानी जाती थीं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के पुत्र को पराजित कर सकते हैं। आप में आत्मविश्वास की इतनी कमी नहीं हो सकती। ये यू यंग ने हंसते हुए कहा। ये जिवेन को यह भी स्वीकार करना पड़ा कि यद्यपि वह ये यू यंग से परिचित नहीं था, उसके ये कुछ शब्द पुराने दोस्तों की तरह थे, जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह वसंत की हवा में नहाया हुआ हो। उसने तुरंत अपने दिल में फैसला किया। यह ये यू यंग धन और शक्ति वाला व्यक्ति था। ये कियान के ठंडे प्रकार से बिल्कुल अलग था। क्या तुम भी यहाँ सामान खरीदने आए हो? ये यू यंग ने ये जिवेन की तरफ देखा और कहा। ये जिवेन जवाब देने ही वाला था कि उसने तेज कदमों की आहट सुनी, जिसके पीछे कुछ आकृतियां आ रही थीं। लेडी यू यंग, यह सही नहीं है ना? आप वहां हमें चिढ़ा रही हैं। इस समय एक स्पष्ट आवाज सुनी जा सकती थी। ये जिवेन ने मुड़कर देखा और 3 लोगों का एक समूह देखा। 2 पुरुष और एक महिला थी। महिला अपने बिसवा दशा में लग रही थी। उसने एक शानदार पोशाक पहन रखी थी। उसके चेहरे पर कुछ अहंकारी भाव था। यह स्पष्ट था कि उसकी एक असाधारण पृष्ठभूमि थी। जहां तक बाकी 2 आदमियों की बात है, उनमें से एक युवक की शक्ल का था, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और चेहरे पर बाल नहीं थे। वह बहुत सुंदर था और उसका असाधारण व्यक्तित्व था। दूसरा आदमी लगभग 28 या 29 साल का लग रहा था और उसने भी एक कढ़ाईदार जेट गाउन पहना हुआ था। जो बोलता था वह सुंदर, गोरी चमड़ी वाला, बिना दाढ़ी वाला युवक था। जब युवक बोला तो उसने ये शिवेन को देखा और थोड़ा भ्रमित हुआ।
ये यूयंग उन्हें पीछे छोड़कर ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर पर एक बच्चे को देखने क्यों आई? उसकी आंखों में चेतावनी का एक संकेत भी था। ये जीवेन को कह रहा था कि यदि वह जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है तो वह खो जाए। उसने ये जीवेन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। यह सही है, यह सही है, यह सब मेरी गलती है। ये यूयंग ने अपना माथा पकड़ लिया और मुस्कराते हुए कहा, मैं उचित व्यवसाय के बारे में भूल गया जीवेन, मैं आपका परिचय कराती हूँ। ये तीनों एक्सचेंज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। ये हैं यिन तायांग, यंग मास्टर यिन, लिन सोंग, यंग मास्टर लिन, और ये यूमेई, ये फैमिली की मिस ये। यिन तायांग और अन्य दो स्पष्ट रूप से नाखुश थे क्योंकि ये यूयंग ने उन्हें ये जीवेन से मिलवाया था। परिचय के क्रम को मत देखो। वास्तव में इसने दोनों पक्षों के बीच स्थिति में अंतर दिखाया। ये यूयंग के परिचय का वास्तव में मतलब था कि उनकी हैसियत और पहचान उनके सामने इस बच्चे जितनी अच्छी नहीं थी। अपने गर्व के साथ, अगर यह ये यूयंग के लिए नहीं होता तो वे इस अपमान को कैसे निगल सकते थे? ये जीवेन ने देखा कि इन तीनों की साधना दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गई थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से ये यूयंग की छिपी हुई साधना से बहुत खराब थी। गोरी चमड़ी वाले युवक के नाम ने उनका ध्यान खींचा। यिन तायांग, यिन ताइपिंग और यिन तायांग के बीच क्या संबंध था? यिन परिवार ये परिवार का बहुत करीबी सहयोगी था। बहुत से लोग थे जो खेती करने के लिए आए थे, लेकिन इस यिन तायांग और यिन ताइपिंग के नाम बहुत समान थे। जाहिर है वे एक ही पीढ़ी के होने चाहिए। और यह व्यक्ति, मुझे लगता है कि आपने इस दौरान उसके बारे में सुना होगा। यह मानव नंबर 1 गुप्त दायरे का नवीनतम मालिक है, ये जीवेन, यंग मास्टर ये यूयंग ने ये जीवेन को तीनों से मिलवाया। मूल रूप से उन सभी के चेहरे पर थोड़ी नाखुशी थी, लेकिन इस समय यह सब गायब हो गया और वे थोड़े हैरान थे। वह ये जीवेन है। ये जीवेन के बारे में अफवाहें 1 साल से अधिक समय से पूरे मानव गुप्त दायरे में फैल गई थीं। मूल रूप से मानव संख्या के स्वामी के रूप में एक गुप्त क्षेत्र, वह पहले से ही सबके ध्यान का केंद्र था। क्या अधिक है, उसने यिन ताइपिंग को 1 साल पहले थोड़ा पीड़ित किया, जो अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। बात बस इतनी थी कि उन्होंने लंबे समय से केवल उसके बारे में सुना था, लेकिन उसे कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। लेकिन जब उन्होंने ये जीवेन की खेती देखी तो उन्हें अचानक निराशा का भाव महसूस हुआ। आप ये जीवेन हैं? यिन तायांग ने ये जीवेन को देखा, एक कदम आगे बढ़ाया और कृपालु दृष्टि से कहा, क्यों, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या सलाह है? ये जीवेन ने ठंडेपन से कहा। तू यूयंग ने देखा कि दोनों पक्ष खंजर खींचे हुए थे, लेकिन उसने उन्हें नहीं रोका। इसके विपरीत उसके मुंह के कोने में एक चंचल मुस्कान आ गई। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। ऐसा लगता है कि तुमने यिन ताइपिंग को थोड़ा कष्ट दिया है। यिन तायांग ने पूछा। तो क्या हुआ अगर मैंने किया? ये जीवेन ने कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसे और मुझे केवल प्रतिस्पर्धी माना जा सकता है। मैं उसके लिए न्याय नहीं मांगना चाहता। यिन तायांग ने कहा। जब ये जीवेन ने यह सुना तो उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली, क्योंकि उसे यिन तायांग का कृपालु रूप पसंद नहीं आया। उस तरह की अभिमानी अभिव्यक्ति, क्या उसने वास्तव में सोचा था कि वह कोई बड़ा शॉट था? लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह छोटी से छोटी शिकायत का बदला लेगा। आपने उसे 1 साल पहले शर्मिंदा किया था, इसलिए वह आपको कभी जाने नहीं देगा। यिन तायांग ने देखा कि ये जीवेन के चेहरे पर वह अभिव्यक्ति नहीं दिख रही थी जो वह चाहता था, लेकिन वह बहुत निराश नहीं था। उन्होंने जारी रखा, अपनी साधना से आप निश्चित रूप से उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं जब तक आप नंबर 1 गुप्त क्षेत्र सौंपते हैं और मुझे सौंपते हैं। मैं उसके खिलाफ लड़ने में आपकी मदद कर सकता हूं। उस समय मेरे समर्थन से वह निश्चित रूप से आपको कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये जीवेन दंग रह गई। उसने उन संभावित बहानों के बारे में सोचा जो यिन तायांग के पास हो सकते हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह उसे एक अधीनस्थ के रूप में वश में करने के लिए है। वह अचानक मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा गूंगा महसूस कर रहा था। केवल यिन ताइपिंग ही नहीं थे जो ये जीवेन के नंबर 1 गुप्त दायरे पर नजर गड़ाए हुए थे। यह सिर्फ इतना था कि यिन ताइपिंग मजबूत थे और उन्होंने पहले कार्रवाई की। ये जीवेन को उम्मीद नहीं थी कि यिन तायांग भी उनमें से एक थी। यिन तायांग ने इन शब्दों को आपने मेरा बड़ा फायदा उठाया है की अभिव्यक्ति के साथ कहा। दूसरी ओर ये यूयंग ने ये जीवेन और यिन तायांग को अपने चेहरे पर विचार करने वाली दृष्टि से देखा। उसे नहीं पता था कि ये शिवेन कैसे जवाब देगी। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जीवेन ने सीधे तौर पर मना कर दिया। बोलते ही वह एक्सचेंज के अंदर जाने वाला था। यह हास्यास्पद था कि उसने वास्तव में इन लोगों के कारण समय बर्बाद किया। धीरे धीरे वह ये यूयंग से थोड़ा असंतुष्ट भी था। वह यिन तायांग और यिन ताइपिंग के बीच के रिश्ते को जानती थी। दोनों में कितनी भी दुश्मनी क्यों न हो, फिर भी वे एक ही गोत्र के थे। इस समय उसका परिचय कराने का उसका क्या इरादा था? उसने अनगिनत मुसीबतें खड़ी की थीं। आपका क्या मतलब है? यिन तायांग का चेहरा तुरंत गिर गया और उसने बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा। वह मूल रूप से ये शिवेन से बहुत नाखुश था।
ये जिवेन लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के 9वें स्तर पर सिर्फ एक बच्चा था और उसने वास्तव में उसके सामने हवा देने की हिम्मत की। अगर ये युयंग के सामने एक अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ना था तो उसने पहले ही इस घमंडी बच्चे को थप्पड़ मार दिया होता। अब उसने वास्तव में अपने अच्छे इरादों को नकारने का साहस किया। वह वास्तव में जीने से थक गया था। क्या मैंने इसे स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं कहा है? मैं यिन ताइपिंग से डरता भी नहीं हूं, आपको तो छोड़ ही दें, ये जिवेन ने एक उपहास के साथ कहा। हरामी! यिन तायांग अचानक उग्र हो गए। उन्होंने हमेशा खुद को यिन ताइपिंग का प्रतिस्पर्धी माना था। वह ऐसे अपमानजनक शब्दों को कैसे सहन कर सकता था? क्या उसने यह नहीं कहा कि वह यिन ताइपिंग से हीन था? यह वास्तव में असहनीय था। हालांकि यिन कबीला ये कबीले जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी कबीले में अनगिनत स्वामी थे। युवा पीढ़ी भी उस्तादों से भरी थी। यहाँ की प्रतियोगिता ये कबीले की आंतरिक प्रतिस्पर्धा से ज्यादा खराब नहीं थी। मिस युयंग, मैं मूल रूप से इस बदले में हिंसा का उपयोग नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह पागल आदमी इतना घमंडी है तो मुझे दोष मत दो। यिन तायांग ने अपने गुस्से को दबा दिया और ये युयंग से कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि ये युयंग के पास प्रतिक्रिया देने का समय होता, यिन तायांग ने पहले ही खुद को बेनकाब कर लिया था। एक बड़ा हाथ तुरंत ये शिवेन के कंधे की तरफ पकड़ लिया। यिन तायांग ने ये जिवेन के कंधे को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर तुरंत कुछ उग्र अभिव्यक्ति दिखाई दी। उन्होंने ठंडेपन से कहा, बच्चे, मिस युयंग की खातिर मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। नंबर 1 गुप्त क्षेत्र सौंप दो, आज्ञाकारी रूप से मुझे सौंप दो और मेरे गुलाम बन जाओ। फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, अन्यथा तुम भुगतोगे। मेरे गुलाम बनो। तुम्हें लगता है कि तुम योग्य हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा यिन कबीला इन वर्षों में बहुत अहंकारी रहा है। तुम हमारे ये कबीले के एक संबद्ध कबीले के शिष्य हो। तुम वास्तव में मुझसे पूछने की हिम्मत करते हो, एक प्रामाणिक शिष्य ये कबीला आपका गुलाम बनने के लिए? ये जिवेन के चेहरे पर कुछ व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। उसे अपने कंधे पर बड़े हाथ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। क्या तुमने गलत दवाई ली? यिन तायांग का चेहरा हरा और सफेद हो गया। ये शिवेन ने अपनी कमजोरी बताई। वास्तव में, चाहे वह कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वह ये कबीले के कई शिष्यों से अधिक उत्कृष्ट था। हालांकि वह ये वंश का शिष्य नहीं था। यद्यपि ये कबीला अन्य संबद्ध कुलों के उत्कृष्ट शिष्यों को प्रशिक्षित करने में उदार था, वे यिन ताइपिंग जैसे सबसे उत्कृष्ट लोग भी थे। आखिर इन लोगों के इलाज में अभी भी कुछ गैप बाकी था। यह सोचकर यिन तायांग चिंतित था। वह अचानक निर्दयी हो गया। उसके बड़े हाथ ने तुरंत बल लगाया और तुरंत एक शिवेन के कंधे को पकड़ लिया। क्रेक क्रेक, धातु के आपस में रगड़ने की आवाज आ रही थी। यिन तायांग ने जो सोचा था यह उससे बिल्कुल अलग था। यिन तायांग द्वारा ये जिवेन के कंधे को बिल्कुल भी नहीं खरोंचा गया था। इसके बजाय ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस इतना ही। यिन ताइपिंग की तुलना में आप कहीं अधिक खराब हैं, ये जिवेन ने उपहास किया और फिर यिन तायांग की हथेली से उसकी क्यूई और रक्त अचानक हिल गया। थम्प थम्प थम्प। यिन तायांग को रुकने से पहले सीधे कुछ कदम पीछे हिलाया गया। उनके चेहरे पर सदमे के भाव थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह कैसे हो सकता है? वहीं ये युयंग की आंखों में भी चमक थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। जल्द ही यिन तायांग और ये जिवेन के बीच संघर्ष ने एक्सचेंज में कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। क्या वह यिन तायांग नहीं है? क्या वह अभी नीचे के ग्रह से वापस नहीं आया है? मैंने सुना है कि उसकी फसल अच्छी थी। उसका किसी से विवाद क्यों था? उद्धरण चिन्ह। इसमें इतना अजीब क्या है? यिन तायांग घमंडी और अनियंत्रित है। वह हमेशा खुद की तुलना यिन ताइपिंग से करता है। कितने लोगों ने उसके साथ संघर्ष किया है, लेकिन कोई भी उसका कुछ नहीं कर पाया है। लेकिन यह व्यक्ति कौन है? वह वास्तव में यिन तायांग को हिला सकता है। उसके पास कुछ कौशल है। उद्धरण चिन्ह। आसपास के लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और ये शिवेन की पहचान का अनुमान लगाने लगे। लेकिन किसी ने भी ये शिवेन को नहीं पहचाना। यह 1 वर्ष से अधिक समय तक ये जिवेन के संयमित और समावेशी व्यवहार के कारण भी था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। इस समय यिन तायांग ये जिवेन से पूरी तरह से क्रोधित था। यहाँ तक अगर आप ये कबीले के बच्चे हैं तो आप इस समय अपनी रक्षा करना भूल सकते हैं। हालांकि मैं आपको गुप्त क्षेत्र में नहीं मार सकता, लेकिन मैं आपकी मार्शल आर्ट को समाप्त कर सकता हूं और आपको हमेशा के लिए विकलांग व्यक्ति बना सकता हूं। चलो देखते हैं कि क्या तुम अब भी अहंकारी हो सकते हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर पर आभा अचानक बहुत बढ़ गई, जैसे पहाड़ ये शिवेन की ओर कुचल रहा हो। हाफ सटेप दिव्य क्षेत्र की भयानक ताकत पूरी तरह से प्रकट हो गई थी। उसने केवल एक कदम उठाया था, लेकिन उसे पहले से ही पहाड़ जैसा दबाव महसूस हो रहा था। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये जिवेन के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले, बस एक छोटी सी चाल। मूल रूप से ये जिवेन इस तरह की प्रभावशाली आभा के दबाव से नहीं डरती थी। उन्हें देवत्व का संरक्षण प्राप्त था।
इस समय इस भव्य आभा की इस तरह की जबरदस्ती उसके लिए कुछ भी नहीं थी। उन्होंने भी एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक उस पर दबाव डालने वाली भव्य आभा को एक तेज ब्लेड से काट दिया गया। कहीं कोई रुकावट नहीं थी। यह बिना किसी निशान के एक पल में गायब हो गया। आसपास के कई लोगों ने कुछ चौंकाने वाला रूप प्रकट किया। यिन तायांग घमंडी और निरंकुश था, हालांकि उनकी ताकत ठोस थी। हालांकि ये जिवेन ने अपने बचाव को इतनी आसानी से तोड़ दिया था। ये जिवेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। आपने अभी कहा था कि आप चाहते हैं कि मैं आपका गुलाम बनूं। मुझे परवाह नहीं थी। मैं आपको चेतावनी देने के लिए आपको थोड़ी सी सजा देना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने घमंडी होगे। वास्तव में कह रहे हो कि तुम मेरी मार्शल आर्ट को खत्म करना चाहते हो, तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। ये जिवेन ने उपहास किया। अभिमानी। हालांकि यिन तायांग हैरान था कि ये जिवेन आसानी से उसकी विनाशकारी प्रभावशाली आभा से टूट गया। वह तुरंत ही ये जिवेन के प्रति अपने गुस्से से अभिभूत हो गया। अपने स्तर पर इतनी साधना के साथ वह अपने चेहरे की परवाह कैसे नहीं कर सकता था। यही एक शिवेन के चेहरे पर एक तमाचा था। वो इसे कैसे सहन कर सकता था। उसने तुरंत अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया और शक्तिशाली ची तुरंत फट पड़ी। यह एक्सचेंज मूल रूप से बड़ा नहीं था, लेकिन इस समय यह तुरंत भर गया था। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने यहाँ की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। अचानक उनकी नज़र यहाँ पर पड़ी। कौन इतना निर्भीक था और एक्सचेंज में कदम रखने की हिम्मत रखता था। जब उन्होंने देखा कि चाल चलने वाला व्यक्ति यिन तायांग था, तो उन्हें राहत मिली। इस आदान प्रदान में लोगों के दिलों में यिन तायांग की राहत वास्तविक थी। वे योद्धा जो उसके निकट थे, एक के बाद एक पीछे हटते गए। यह यिन परिवार की गुप्त तकनीक है, मिक्स्ड एलिमेंट ब्रोकन जेड तकनीक। कई लोगों के चेहरे एकदम से बदल गए। उसका बड़ा हाथ तुरंत एक शिवेन की ओर पकड़ लिया और ऐसा लग रहा था कि एक शिवेन को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन इस समय एक शिवेन ने सीधे तौर पर एक चाल चली। उसने कोई फैंसी हरकत नहीं की, लेकिन उसने सीधे अपनी उंगली से इशारा किया। इस उंगली ने मानो समय को रोक दिया और पूरी दुनिया गायब हो गई। केवल उसकी उंगली ही हमेशा के लिए अस्तित्व में थी। यह धीमा लग रहा था, लेकिन वास्तव में तेज था। ऐसा लग रहा था कि यह अभी भी शून्य में घूम रहा है, लेकिन वास्तव में एक पल में यह पहले से ही एक चिंगारी की तरह उस बड़े हाथ की ओर इशारा कर चुका था। ऐसा लगता था कि इस उंगली के नीचे समय धीमा हो गया है। कचा। जैसा कि सभी ने सोचा था, कोई भयंकर टक्कर नहीं थी। केवल एक चीज जो सुनी जा सकती थी वह थी कांच के टूटने की आवाज जैसी कुरकुरी आवाज। वह बड़ा हाथ मौके पर ही चटकने लगा। ये जिवेन की उंगली के केंद्र के रूप में यह सभी दिशाओं में पूरी तरह से फटने लगा। टकराना। फिर एक और धमाका हुआ। वह बड़ा हाथ पूरी तरह से हवा में फट गया और आध्यात्मिक ऊर्जा के पिंड में बदल गया। इस समय यिन तायांग भी चिल्लाया और अपना हाथ ढक लिया। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से उड़ गया था और खून टपक रहा था। ये जिवेन उंगली शून्य को तोड़ सकती है और मनगढ़ंत बातों को तोड़ सकती है। इस अंगुली की शक्ति अद्भुत थी। उन्होंने पहले ही इस फिंगर शेकिंग द स्काई टू द ग्रेट अचीवमेंट का अभ्यास कर लिया था, और यह पहली बार था जब उन्होंने इसे ग्रेट अचीवमेंट के अभ्यास के बाद इस्तेमाल किया था, और पहला शिकार यिन तायांग था। जबकि हर कोई इस उंगली में डूबा हुआ था, ये जिवेन ने पहले ही सीधे एक चाल चल दी थी। इस बार चाल चलने की बारी उसकी थी। स्विच की पूरी प्रक्रिया अचानक नहीं हुई थी। उस उंगली की ताकत को देखकर हर कोई यिन तायांग को लेकर बिल्कुल भी आशान्वित नहीं था। छोटा चोर, रुक जाओ। लेकिन इस समय लिनसोंग और ये यूमेई, जो यिन तायांग के बगल में थे, ने एक चाल चली। उनमें से 3 मूल रूप से एक छोटी सी टीम थी, खासकर जब वे नीचे के ग्रह की खोज कर रहे थे। इस समय उन्होंने लगभग सहज ही ये शिवेन पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। दोनों की आभा अचानक आसमान छू गई। शुरू से ही वे मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिरहित थे और अचानक अर्धचरण या आकाशीय क्षेत्र के अंतिम चरण की ताकत से टूट गए। यिन तायांग की टीम के साथी के रूप में उनकी ताकत ज्यादा खराब नहीं थी। दोनों के हमले 2 मार्शल आर्ट की धारा में बदल गए। एक शिवेन की ओर जमकर फटे और वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। मेरे रास्ते से हट जाओ, ये जिवेन चिल्लाया और उसके हाथों के ऊपर अनगिनत देवता स्वतः ही एकत्रित हो गए। एक पल में 2 स्वर्ण ढालों में संघनित हो गए। बूम। 2 मार्शल आर्ट की धार ने 2 सुनहरी ढालों पर जमकर प्रहार किया, जैसे एक धार एक पल में नीचे गिर जाती है। लेकिन वे देवताओं से बनी सोने की ढालों को जरा भी हिला नहीं सके। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। ये जिवेन एक सांस में सीधे यिन तायांग के सामने कूद गई, और ये यूमेई और लिनसोंग दोनों ये जिवेन की उन्नति को रोक नहीं सके। श्री ये, कृपया दया दिखाए। हमारे आदान प्रदान के लिए कृपया दया दिखाए। इस समय अचानक ये यूयन की आवाज सुनाई दी। इससे ये शिवेन हैरान रह गई। यह महिला निश्चित रूप से सरल नहीं थी। वह वास्तव में उसकी गति के साथ तालमेल बिठा सकती थी, लेकिन वह अभी भी अपने दिल में खुश नहीं था। इस महिला ने यिन तायांग को अभी क्यों नहीं रोका, लेकिन अब वह उसे रोकना जानती थी। बहुत देर हो गई। ये शिवेन ने उपहास किया और बिल्कुल नहीं रुका।
अनगिनत लपटें उसके हाथों में घनीभूत होने लगी और तुरंत एक धधकती तलवार में तब्दील हो गईं। पूरी प्रक्रिया में जरा सा भी विराम नहीं था और सीधे आसमान से कटा हुआ था। यिन तायांग को उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन इतने उग्र होंगे कि उनके दो साथी भी ये ज़िवेन को रोक नहीं पाएंगे। इस समय वह केवल मोटे तौर पर उसके सामने कुछ अवरोधों की व्यवस्था कर सकता था। डांग, धातु के टकराने की तेज आवाज थी और ये ज़िवेन का तेज ब्लेड एक के बाद एक कई बाधाओं को पार करता गया। टकराना, तू ज़िवेन की धधकती कृपाण ने यिन तायांग की छाती पर जमकर कटा, सीधे खून के अनगिनत फूलों को काट दिया और आग की लपटों से तुरंत सत्यानाश कर दिया। यिन तायांग का पूरा शरीर सीधे मौके पर ही फट गया था, जैसे पतंग की टूटी डोर, मौके पर उल्टा उड़ना, एक्सचेंज की दीवार से टकराना और लुढ़कना। मौन, घटनास्थल पर मृत सन्नाटा पसर गया। हर कोई यिन तायांग को देखकर अवाक रह गया, जिसे ये ज़िवेन की कृपाण ने उड़ते हुए भेजा था। हर जगह मांस और खून उड़ रहा था। उसके पूरे सीने पर एक घिनौना घाव था और उसका पूरा शरीर लगभग कटा हुआ था। यह असंभव है। यह व्यक्ति कौन है? वह इतना क्रूर कैसे हो सकता है? भयंकर, यह वास्तव में बहुत क्रूर है। यिन तायांग उसका विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। वह अपनी एक कृपाण को भी ब्लॉक नहीं कर सकता। हमारे नंबर 1 गुप्त दायरे में इतना क्रूर व्यक्ति कब था? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। मैं उसे पहचानता हूँ। वह ये ज़िवेन है जिसने 1 साल पहले नंबर 1 गुप्त दायरे में प्रवेश किया था। किसी ने ये ज़िवेन की उत्पत्ति को पहचाना? बिल्कुल नहीं। मैंने सुना है कि उसके पास केवल कानून घोषणापत्र के 8वें स्तर की ताकत है, लेकिन उसने केवल यिन ताइपिंग को सरनी की मदद से थोड़ा पीड़ित किया। वह इतना क्रूर कैसे हो सकता है? अफवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अफवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने जो युद्ध शक्ति दिखाई, मुझे डर है कि यह उससे कहीं अधिक है। यह दिलचस्प होने जा रहा है। मैंने सोचा था कि उसके और यिन ताइपिंग के बीच कोई सस्पेंस नहीं था और वह निश्चित रूप से 1 साल बाद निकल जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें कोई ट्विस्ट होगा। बगल में मौजूद ये यूयंग ने भी ये ज़िवेन को देखा। उसकी आंखों में चमक थी। यिन तायांग लगभग सीधे बेहोश हो गए। वह ये ज़िवेन की कृपाण से हार गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। यह उसके लिए बस एक तरह का अपमान था और वह सीधे बेहोश भी हो जाना चाहता था। पफ, सभी के मूल्यांकन को सुनने के बाद वह क्रोधित और चिंतित था और उसने मौके पर ही खून की उल्टी कर दी। इन लोगों ने जो कहा उससे, वे ये ज़िवेन और यिन ताइपिंग की तुलना कर रहे थे। क्या इसका मतलब यह था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था? वह कैसे, जिसने हमेशा शेखी बघारी थी कि उसकी तुलना यिन ताइपिंग से की जा सकती है, इतना बड़ा झटका कैसे स्वीकार कर सकता है? उसने मौके पर ही मुंह भर खून की उल्टी की और फिर सीधे बेहोश हो गया। अब जब बात यहां तक पहुंच चुकी थी तो उसके पास वास्तव में किसी को देखने के लिए कोई चेहरा नहीं था। जब ये यूमेई और लिनसोंग ने देखा कि यिन तायांग सीधे बेहोश हो गए, तो वे इस समय ये ज़िवेन के साथ लड़ाई की परवाह नहीं कर सकते थे। वे जल्दी से यिन तायांग को ले गए और बिना पीछे देखे उदास होकर चले गए। उन्होंने ये ज़िवेन को देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से ये ज़िवेन उन्हें बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहती थी, इसलिए वे आसानी से निकल गए। ये ज़िवेन, आप वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप हैं। इस समय ये यूयंग की थोड़ी कर्कश आवाज फिर से सुनाई दी। ये ज़िवेन, तुम वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप हो। इस समय ये यूयंग की थोड़ी कर्कश आवाज एक बार फिर प्रकट हुई। ये यूयंग का सामना करते हुए ये ज़िवेन ने 2 टूक कहा। उन्हें इस महिला का अच्छा आभास नहीं था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनका उद्देश्य क्या था, लेकिन यिन तायांग के साथ एक क्षण पहले मामला कुछ हद तक उनके द्वारा उकसाया गया था। हालांकि उसने उकसाया नहीं था, लेकिन दूसरों को हेरफेर करने की अपनी क्षमता के साथ वह इसे अच्छी तरह से संभाल सकती थी। लेकिन वह बस खड़ी होकर देखती रही। यह देखा जा सकता था कि वह कुछ मिलीभगत कर रही थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसका इरादा क्या था, लेकिन ये ज़िवेन उसे एक अच्छी नज़र कैसे दे सकती थी। ये यूयंग ने देखा कि ये ज़िवेन का रंग अच्छा नहीं था। वह साधारण रूप से बुद्धिमान थी और लगभग तुरंत कारण के बारे में सोचा। वह कुछ कड़वाहट के साथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ऐसा लग रहा था कि इस बार वो कुछ ज़्यादा ही चली गई थी। वो सिर्फ ये ज़िवेन की ताकत का परीक्षण करना चाहती थी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि यह इस तरह निकलेगा। क्षमा करें, मैंने भी नहीं सोचा था कि चीज़ें इस तरह बदल जाएंगी। ये यूयंग ने माफ़ी मांगते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ चीज़ें खरीदने आया था, बस इतना ही। खरीदने के बाद मैं चला जाऊंगा, ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा। फिर मुझे खरीदारी गाइड बनने दें। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह की चीज़ें खरीदना चाहते हैं। हमारे पास ये परिवार के साथ एक आधिकारिक सहयोग है। न केवल आप हमारे एक्सचेंज से चीज़ें खरीद सकते हैं, बल्कि आप एक्सचेंज करने के लिए पॉइंट्स का भी उपयोग कर सकते हैं, ये परिवार के खजाने के लिए। ये यूयंग ने कहा, अपेक्षाकृत बोलते हुए। ये परिवार के खजाने का आदान प्रदान करना अधिक कठिन था।
क्योंकि ये परिवार केवल बिंदुओं को स्वीकार करता था और विनिमय के विपरीत केवल ये परिवार की विभिन्न खूबियों के लिए अंकों का आदान प्रदान किया जा सकता था। जहां तक के पास पर्याप्त लिंक की थी, कोई भी उतनी ही चीजें खरीद सकता था जैसा कोई चाहता था। इस बार ये जिवेन ने मना नहीं किया और ये यूयन को आगे बढ़ने दिया। ये यूयन के मार्गदर्शन में ये जिवेन ने सीधे एक्सचेंज की दूसरी मंजिल में प्रवेश किया। पहली मंजिल पर थोड़ी अराजक स्थिति की तुलना में दूसरी मंजिल स्पष्ट रूप से बहुत शांत थी और केवल विशिष्ट अतिथि ही प्रवेश कर सकते थे। सजावट थोड़ी पुराने जमाने की थी, शायद इसलिए कि यह लंबे समय से स्थापित थी। शैली अब से थोड़ी अलग थी, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की क्योंकि यहाँ कोई भी मौज मस्ती करने नहीं आया। ये जिवेन ने ये यूयंग से ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे एक सूची निकाली जिसमें अमरता की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के स्वर्गीय खजाने सूचीबद्ध थे। ये यूयंग ने एक नज़र डाली। उनमें से अधिकांश स्वर्गीय खजाने थे जो किसी के जीवन काल को बढ़ा सकते थे। इस तरह की दिव्य वस्तु की हमेशा उच्च मांग रही है, क्योंकि कोई अपनी उम्र बढ़ाना नहीं चाहता था। यद्यपि ये दैवीय वस्तुएं सर्वोत्तम प्रतीत नहीं होती थीं और इनका जीवन काल अधिक समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता था, तथापि ये बहुत महंगी थीं। ज्यादातर लोग ज्यादा से ज्यादा एक या दो चीजें ही खरीदेंगे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब कोई एक साथ इतनी सारी चीजें खरीदता हो। इसके अलावा मुख्य मुद्दा यह था कि ये जिवेन ने इतनी सारी चीजें क्यों खरीदी। ये जिवेन अभी भी जवान थी, वह केवल कुछ 100 साल का था। क्या उसे इन चीजों का उपयोग करने से पहले कम से कम कुछ 1000 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा? वह अपने दिल में थोड़ा शक कर रही थी। क्या यह उसके बगल में बूढ़े आदमी की वजह से हो सकता है? इस समय उसे याद आया कि उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी था। यह बूढ़ा व्यक्ति काफी मजबूत लग रहा था, लेकिन कहा जाता है कि वह एक घातक आभा से घिरा हुआ था। कोई भी बता सकता था कि वह मरने वाला था। देवाक्षय 5 पहले ही उतर चुका था और ऐसा लग रहा था कि कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर केवल थोड़ी सी हिचकिचाहट थी और उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें पूछने में मदद करूंगा। वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो पहले ही एक जिवेन को नाराज कर चुकी थी। अगर वह इस मुद्दे के बारे में पूछताछ करना जारी रखती है तो यह निश्चित रूप से एक जिवेन की सतर्कता को जगाएगा। जब वह समय आएगा तो अच्छा नहीं होगा। व्यापार करने के लिए दरवाजा खोलना यह सद्भाव और धन की खातिर से ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि उसका इरादा उसे परखने का था, लेकिन उसके साथ बाहर गिरने का इरादा बिल्कुल नहीं था। जल्द ही ये यूयंग एक बार फिर लौटी और कहा, ये जिवेन, हमारे पास आपकी सूची में अन्य सभी स्वर्गीय खजाने हैं, लेकिन हमारे पास यह धूल रहित मीथियोस घास नहीं है। जब उसने यह सुना तो ये जिवेन खुद को रोक नहीं सका, लेकिन भौहें चढ़ाए। यह डिस्लेस स्वीट ड्यू ग्रास एक औषधीय घटक नहीं था जो किसी के जीवन काल को बढ़ा सके। हालांकि यह इस समय याओ लाओ की कीमिया में सबसे महत्वपूर्ण औषधीय सामग्रियों में से एक था। उसका कोई पर्याय भी नहीं था। अपने शरीर में छिपी चोटों को ठीक करने की ये जिवेन की योजना में देरी करनी होगी अगर उसके पास यह नहीं है। हालांकि वह 200 साल से कम उम्र का दिखता था, वास्तव में कई वर्षों की लड़ाई और कई बार फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक के उपयोग ने वास्तव में उसके जीवनकाल को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। इस बार वह एक ही बार में इसकी भरपाई कर देगा ताकि उसका शरीर बिना किसी छिपे खतरे के अपनी चरम स्थिति और वास्तविक चरम अवस्था में वापस आ जाए। उस समय वह एक सिद्ध अवस्था में देव क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करेगा। यह उनके लिए भविष्य में स्वर्ग की श्रेणी में कदम रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। किसी भी योद्धा के लिए स्वर्ग का टियर एक बहुत बड़ी दहलीज था। एक बार पार हो जाने पर वे आकाश में चढ़ जाते और अजगर बन जाते, लेकिन अगर वे पार नहीं कर पाए तो वे अनंत काल तक इस अजीब दायरे में फंसे रहेंगे। वह लंबे समय से देव क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था, चाहे वह 9 क्रांतियों का सर्वोच्च रहस्य स्वर्ण दान हो या उजाड़ रक्त पवित्र फल या अन्य चीजें। यह सब यह सुनिश्चित करने के लिए था कि वह सफलतापूर्वक अंदर जा सके एक ही बार में देवा दायरे। भले ही उसके पास रहस्यमयी जगह और येमू की मदद हो, फिर भी उसे देवा दायरे में घुसने का ज्यादा भरोसा नहीं था। इस बिंदु पर कितने नायक फंस गए थे। इस समय धूल रहित मीठी ओस घास जा चुकी थी, वह कैसे शांत हो सकता था? परिवार के पास भी नहीं है, ये जिवेन ने पूछा। यदि परिवार के पास यह होता तो चाहे कितने ही अंकों की आवश्यकता होती, वह इसके लिए इसका आदान प्रदान करता। अब और नहीं है। हालांकि यह डस्टलेस स्वीट ड्यू ग्रास बहुत मजबूत नहीं है, यह विभिन्न प्रकार के औषधीय छर्रों का मुख्य औषधीय मार्गदर्शक भी है। आमतौर पर यह दूसरों के द्वारा खरीदे जाने से पहले लंबे समय तक दिखाई नहीं देगा। यह कैसा रहेगा? हम आपको ध्यान देने में मदद करेंगे। ये यूयंग ने अपनी दया दिखाने की कोशिश की और कहा, आमतौर पर डिस्टिलेस स्वीट ड्यू ग्रास को दिखने में कितना समय लगेगा? ये जिवेन ने पूछा। यह कहना कठिन है, यह कुछ दिनों में प्रकट हो सकता है, यह कुछ दशकों में भी प्रकट हो सकता है, ये यूयंग ने कहा। ये जिवेन ने जब यह सुना तो वह थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सका। अगर ऐसा होता तो परेशानी होती।
इस प्रकार का स्वर्गीय खजाना स्वयं स्पिरिट क्रिस्टल और इसी तरह का नहीं था, इसे केवल देखा जा सकता था और खोजा नहीं जा सकता था। इसलिए हालांकि ये ज़िवेन बहुत जल्दी स्पिरिट क्रिस्टल का सेवन कर लेता था और कभी भी कंजूस नहीं था, फिर भी वह स्वर्गीय खजाने को बहुत महत्व देता था। मूल रूप से वह शायद ही कभी इस तरह के स्वर्गीय खजाने को बेचेगा। हालांकि उसे अभी इसकी आवश्यकता नहीं हो सकती है, अगर उसे वास्तव में एक दिन इसकी आवश्यकता होती है तो इसकी तलाश करने में बहुत देर हो जाएगी। क्या आप अभी भी इस सूची में अन्य दिव्य वस्तुओं को चाहते हैं? ये यूयंग ने पूछा। हाँ, उन सभी को इकट्ठा करने में मेरी मदद करो, तो ज़िवेन ने जारी रखा। यह अच्छा है, लेकिन इनकी कीमत 50 बिलियन स्पिरिट क्रिस्टल से अधिक होगी। मैं आपको छूट दूंगा, फिर भी इसकी कीमत 50 बिलियन स्पिरिट क्रिस्टल होगी, ये यूयंग ने कहा। ये ज़िवेन ने चुपके से सोचा कि यह कीमत उस कीमत के समान थी जो उसने यहाँ आने से पहले सुनी थी। वह मूर्ख नहीं था, वह दूसरों को अपना फायदा कैसे उठाने दे सकता था। ये यूयंग ने वास्तव में उससे झूठ नहीं बोला था, उसके दिल में उसकी छाप थोड़ी बेहतर थी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ दिव्य वस्तुओं को बेचना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उनका मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं? तो ज़िवेन के पास कोई स्पिरिट क्रिस्टल नहीं था, वे लंबे समय से खाए गए थे। इस समय वह केवल उन दिव्य वस्तुओं का ही विक्रय कर सकता था। सौभाग्य से उसने पहले भी सैकड़ों दैवीय वस्तुएं भंडार में प्राप्त की थी, उसे इन अमूल्य दैवीय वस्तुओं की कम से कम कमी थी। उसने एक सांस में 10 दिव्य वस्तुएं निकालीं, जिनमें ताई गोल्ड वगैरह थे, उनमें से प्रत्येक महंगा था। ये यूएंग ने भी ये ज़िवेन को कुछ आश्चर्य से देखा। कुछ समय पहले ऐसी अफवाहें थीं कि ये ज़िवेन के खजाने में बहुत अच्छी फसल थी, यहाँ तक एक युद्ध भी हुआ। ऐसा लग रहा था कि अफवाहें झूठी नहीं थीं, एक सांस में 10 दिव्य वस्तुओं को निकाल पाना कोई साधारण बात नहीं थी। उसे ये ज़िवेन की भुगतान करने की क्षमता पर संदेह नहीं था, क्योंकि ये ज़िवेन जैसा व्यक्ति आकर उनके साथ खेलने के लिए इतना मूर्ख नहीं होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन वास्तव में कर्ज चुकाने के लिए दिव्य वस्तुओं को निकाल लेगी। ऐसा लगा कि यह सीमा से बहुत दूर होना चाहिए और भी बहुत कुछ होना चाहिए। ठीक है, इन 10 दिव्य वस्तुओं में से प्रत्येक एक दुर्लभ दिव्य वस्तु है। मैं इस बार निर्णय लूंगा, 60 बिलियन स्पिरिट क्रिस्टल, आपकी खरीद सूची में औषधीय जड़ी बूटियों को छोड़कर अतिरिक्त 10 बिलियन होंगे। यह कैसा रहेगा? ये यूयंग ने एक पल के लिए सोचा और वीरतापूर्ण ढंग से कहा। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। यह कीमत लगभग सही थी, उसकी अपेक्षा से थोड़ी अधिक थी। इसे नीचे मत देखो, यह बस थोड़ा सा था, लेकिन यह करोड़ों स्पिरिट क्रिस्टल थे। दूसरे शब्दों में, ये यूयंग ने उपहार में दिया था उसे करोड़ों स्पिरिट क्रिस्टल, 1 बिलियन से अधिक स्पिरिट क्रिस्टल, उस छोटे बदलाव के अलावा जिसे उसने पहले औषधीय जड़ी बूटियां खरीदते समय मिटा दिया था। यह महिला वास्तव में वीर थी, उसके दिल में असंतोष भी बहुत कम हो गया था। यह यूयंग वास्तव में खुद को संचालित करना जानती थी। यह देखते हुए कि ये ज़िवेन के चेहरे पर उदासी भी बहुत कम हो गई थी, ये यूयंग के चेहरे पर आखिरकार एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अचानक उसे लगा जैसे उसने कुछ सोचा और कहा, दरअसल हमारे पास बिक्री के लिए डिस्प्ले स्वीट ड्यूग्रास था, लेकिन यह 2 दिन पहले ही खरीदा था। अभी जाकर पूछो तो शायद आपके पास एक मौका होगा। ये यूयंग के शब्दों ने ये ज़िवेन की आंखों में तुरंत चमक ला दी। कौन है भाई? ये ज़िवेन ने तुरंत पूछा। यह नंबर 5 गुप्त दायरे का मालिक है, ये लानशान, ये यूयंग ने कहा। ये लानशान। ये ज़िवेन ने अचानक ये लानशान के बारे में सोचा। यह 1 वर्ष से अधिक का समय उसके लिए मानव गुप्त क्षेत्र की कुछ समझ रखने के लिए पर्याप्त था। मानव गुप्त क्षेत्र में शीर्ष 10 सभी विशेष अस्तित्व थे। वास्तव में न केवल मानव गुप्त क्षेत्र में, बल्कि में भी पृथ्वी गुप्त क्षेत्र, स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में शीर्ष 10 और यहाँ तक 3 बड़े गुप्त क्षेत्रों के शासक भी कहे जा सकते हैं। मानव गुप्त क्षेत्र में शीर्ष 10 भी सबसे अत्याचारी स्वामी थे और ये लानशान 5 नंबर के गुप्त दायरे के मालिक थे, जो वानशान दायरे के स्वामी थे। इसके अलावा इन 10 गुप्त क्षेत्रों में केवल 2 महिलाएं थीं और ये लानशान उनमें से एक थी। यह कहा जा सकता है कि उसके बहुत सारे समर्थक थे, लगभग पूरे पहले गुप्त दायरे में, यहाँ तक स्वर्ग के दायरे के स्वामी के बीच भी कोई नहीं था। चाहने वालों की कमी से देखा जा सकता है कि वह कितनी प्रभावशाली थी। तो यह वह है, ये ज़िवेन ने कहा।